वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। और नबी, आज हमने सबसे पहले मौसम को डिस्कस करना था, हमने फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस को डिस्कस करना था, लेकिन अभी जो अहम खबर हमें मौसूल हो रही है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले लाल हवेली को इस वक्त सील कर दिया गया है। अपडेट ये मौसूल हो रही है कि लाल हवेली समेत जो 6 यूनिट्स हैं उनको इस वक्त इंतजामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ मरी रोड पर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को भी सील किया गया है और जो हुकामे महकमा मतरूका वक्फ अमलाक सरकारी अराजी पर विरासत अराज से कब्जा किया गया था, ये कहा गया है। मौकफ ऑब्वियसली सामने भी आया है और बिल्डिंग सील करते हुए रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन में शामिल थी जब इन 6 यूनिट्स को सील किया जा रहा था। लाल हवेली समेत 6 यूनिट्स को सील इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शेख रशीद ने ज्वाइन किया। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ऐसा लग रहा है कि फिर से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला, मौजूदा हुकूमत भी वही गलतियां दोहराने जा रही है। शेख रशीद से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त शेख रशीद की लाल हवेली को सील कर दिया गया है और पीटीआई बारहा ये कहती रही है कि जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। जब से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को लगाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है कि वो पीटीआई के बदतरीन दुश्मन हैं और वो जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद हमने ये भी देखा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में आई और पीटीआई ने ये कहा कि अब वो जो जानिबदारी थी वो खुलकर सामने आ रही है। और आज इस वक्त शेख रशीद की लाल हवेली को सील कर दिया गया है और उसके समेत जो वहां पे 6 यूनिट्स हैं उनको भी सील कर दिया गया है। कनेक्ट करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रख सकें। दोबारा जो उनको कनेक्ट है वो हम करेंगे और उनका जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त जो इतलात हैं, मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं। रावलपिंडी में लाल हवेली समेत 6 यूनिट्स को सील किया गया है और मरी रोड पर सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको भी सील किया गया है। ऑब्वियसली शेख रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। किस तरह से आप देख रहे हैं, लाल हवेली को सील कर दिया गया है, क्या आप कार्रवाई करेंगे इसके बाद? बेटे, इनका दिमाग पता नहीं, अल्लाह की तरफ से ये हर रोज अपने खिलाफ एक खबर बनाते हैं। रात 3:30, 3:30, 4:45 बजे FC आई नहीं, रेंजर्स आई नहीं। रात इन्होंने थानों में उनको मजबूर किया कि वो चले, उन्होंने इनकार किया कि हमें ऊपर से इजाजत नहीं। फिर ये FIA का क्या काम है कि औकाफ के साथ आके पुलिस के साथ मिलकर फीड करना। अभी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। अगर हाई कोर्ट अगर ये हमारी नहीं है तो भाई हमें 16 दफा वजीर ने नायल कराओ। हमें 15 तारीख खुद इन्होंने अपने ऑफिस में रखी हुई है। सिर्फ फजा को खराब कराने के लिए ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, ये इनसे महंगाई और ये सारे इनके खिलाफ रिएक्शन है जी। और ये आप बैल मुझे मार की पॉलिसी है। कोई एक शख्स 4 मरले की हवेली को चाटना चाहता है। सिर्फ ये है कि सियासत होती है, वहाँ 24 घंटे लोगों का आना जाना है। हमारी सियासत को ये समझते हैं शायद इमारतों की मरून मिन्नत है, अल्लाह की मरून मिन्नत है। अभी बस 9 बजे हमारे वकील गए हाई कोर्ट में, तो DC लोग हमारी मलकियत है। अगर ये मलकियत नहीं है तो हमें जेल में भेज दो। कि हमने सर, जो मौक़िफ़ सामने रखा गया कि सरकारी राज़े पर तवील अरसे से कब्जा किया गया है और इससे पहले भी बारहा कोशिश की जा चुकी है, बिल्कुल झूठ है। सरकार एक छोटा सा पर्ची खाने का मसला पैदा किया हुआ है इन्होंने। और लाल हवेली हमारी जाती मलकियत है। जो हमारा सेक्रेटेरिएट है वो मेरी बहन अबशीरा के नाम है और लाल हवेली 4 मरले मेरे छोटे भाई के नाम है और हमारी मलकियत है बरसों से। अगर ये नहीं है तो अभी हमारे खिलाफ केस करें कि हमने जाली रजिस्ट्री कराई हुई है, ये जाली रजिस्ट्री है। तो ठीक है शेख साहब, आप ये समझते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के बाद इन कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और मजीद इजाफा भी होगा भी? यार वो बेचता क्या है, हम देखें मौसम मेरे पास ही गए बचपन में सारा, जब ये सारे मामलात, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो है वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, उनको कोई केस नहीं मिला 16 वजारतों में। 16 वजारतों को उन्हें निशाना, सिर्फ एक मेरी किताब का केस मिला। उसके मैंने जितनी मेरी बिकी मैंने 75 लाख रुपया FBR में जमा करा दिया। वो केस भी नहीं बना, फिर लाल हवेली पे आ गया।
शेख जो साहब, लाल राना हवेली सनाउल्लाह से साहब वहाँ कह रहे हैं कि पे इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो किसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, सब कुछ आइन और कानून के तहत हो रहा है। फवाद चौधरी की भी गिरफ्तारी को वो इसी से मंसूब कर रहे हैं और आई एम श्योर कि अब जो लाल हवेली या दीगर अहम इंसिडेंट्स होने वाले हैं, आप समझते हैं कि ये सिलसिला थमेगा या ये एक अना की जो सियासत है वो की जा रही है? देखिए, ये चाहते हैं कोई आवाज ना उठे, जिसकी कोई आवाज सुनने वाली हो उसको बंद कर दिया जाए, जो बोले उस पर केस कर दिया जाए। ये कमकली है, ज़हनी पस्ती है और सियासी बीमारी है, इसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकला। आज नहीं, कल नहीं तो परसों सील टूट जाएगी, क्या हो जाएगा? क्यों अपने खिलाफ इतनी ये लान तान ले रहे हैं सारे मुल्क? ठीक है शेख साहब, सियासी मंजरनामा बदलता देख रहे हैं। मरियम की भी कल वापसी हुई है। कल जिस तरह से हुकूमत ने फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई हैं, अभी उस पर भी वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पुरानी चीजों पर बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर बात कर रहे हैं। देखो जी, नवाज शरीफ को तो वापसी होनी नहीं, पता नहीं किस हाल में होनी। ये मरियम को बताया नहीं गया, ये 2 दिन 1 दिन पहले का प्रोग्राम था, उसको बुला के दलील किया गया। 35-35 हजार लोगों की सलामी दी गई है और शहबाज और नवाज की सियासत मुख्तलिफ है। आप देखते जाए होने क्या जा रहा है। ये हुकूमत तो इनसे चल नहीं रही और अभी तो और देखिए 300 रुपए का पहले डॉलर होता है या 300 रुपए का पेट्रोल होता है, ये मुकाबला है। ये सियासतदान नहीं भी जाएंगे तो लोग सियासत सड़कों पे होंगे। शेख साहब, अभी मजीद गिरफ्तारियों का भी कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। हो जाएंगी। रात इन्होंने फोर्स बुलाई थी रेंजर्स को और एफसी को मेरे गिरफ्तारी के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है सर, आप क्या कार्रवाई करेंगे अब? लाल हवेली के हवाले से अदालत जाएंगे? 9 बजे अभी पता लगेगा कितने बजे केस लगता है। ठीक है शेख साहब, अभी हिकमत अमली क्या अख्तियार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा? जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट की जा रही है, आपको लग रहा है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फिर शफाफ हो सकेंगे? पीटीआई वॉकआउट करेगी इंतखाबात से, क्या करेगी? इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। ये तो कोई वॉकआउट नहीं करेगी, इंतखाब लड़ेगी, जलसे करेगी, जुलूस करेगी, इनकी सियासत को बेनकाब करेगी। सूबे के इन्होंने इलेक्शन कराने नहीं, 33 इलेक्शन में इनको पता लग जाएगा कितने 20 का 100 है। और अगर पर्टिकुलरली हम फवाद चौधरी के केस की बात करें तो इस तरह तो बहुत से ऐसे लीडरान हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, तो अभी आप क्या समझ रहे हैं फवाद चौधरी को क्यों अरेस्ट किया गया? इस तरह की बातें वो पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। मैंने आपसे अकल किया है ना, जब किसी पे बुरा वक्त होता है अल्लाह उसकी अकल पे पर्दा डाल देता है। इनकी अकल पे पर्दा डाल दिया। रात इन्होंने एफसी रेंजर्स बुलाई, उन्होंने इनकार कर दिया, तो एफआईए की पुलिस को ने, एफआईए का क्या काम है किसी की इत्तेदाद से कर सके? लेकिन इस तरह से तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह से हुकूमत महंगाई कर रही है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है। अब तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा, बिल्कुल आपने 120% सही बात। शेख साहब, जिस तरह से मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी हुई है 3-4 महीने के बाद, उनको जो टास्क सौंपा गया है आस्कर इंतखाबात से पहले, काफी चैलेंजिंग सूरत हाल भी उनके लिए हो सकती है। आपको लगता है कि वो ये टास्क पूरा कर पाएंगी? वो इनके बुरे दिन हैं, बुरे हालात हैं। लोग बहुत लोगों के हालात खराब हैं। दुआ करें कि कोई बड़ा वाकया ना हो जाए। मैं तो पहले तो मैंने 100 दिन दिए थे, फरवरी को ही मैं करार देता हूँ कि इसी में तय पटास हो जाएगी, लोग बाहर आ जाएंगे। इमरान खान से आपकी कोई मुलाकात हुई हो, उसमें कोई डिटेल डिस्कशन हुई हो या फोन पर बात हुई हो? ऑफ कोर्स मेरी परसों डिटेल मुलाकात हुई है, 1 घंटा 45 मिनट तक, कोई मसला नहीं। तो सर क्या लाहेबल क्या है पीटीआई का? पीटीआई सब 33 जगहों पे इलेक्शन लड़ेगी। हम जिम्नी कैंडिडेट होंगे और हम कैंपेन चलाएंगे और इमरान खान भी कैंपेन चलाएगा और हर जगह इhtजाजी जलसे करेंगे, महंगाई मार्च करेंगे। लेकिन शेख साहब, आपको लग रहा है कि पीटीआई विद इन द पार्टी, जिस तरह से इत्तलाती काफिले भी पीटीआई में जम हो जाएगी, लेकिन फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद परवेज इलाही की एक स्टेटमेंट सामने आई, तो एक रिफ्ट है परवेज इलाही के दरमियान, फवाद चौधरी के दरमियान। इमरान खान बाहर निकल रहा है, फिर दोबारा बाहर निकलने लगे। ठीक है सर, महंगाई मार्च आप करेंगे, कब से कब तक होगा? उसका लाहेअमल क्या होगा सर? बस ये अब जारी रहेगा जब तक इनका मको नहीं ठुक जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से ये कहना था कि हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत की जानिब से अवाम पर जो महंगाई बॉम्ब गिराए जा रहे हैं उसकी बौखलाहट में अब हुकूमत इस तरह के इकदाम कर रही है। उनका ये कहना है कि आज के इस केस को लेकर हम अदालत भी जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे अदालत में ले जाकर कि किस तरह से लाल हवेली को सील किया जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं।
आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया गया मगर मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। मरियम की वापसी, हमजा की खामोशी और इलेक्शन का सख्त इम्तिहान। फवाद चौधरी का मुकद्दर, आजादी या जेल। अदील चौधरी का बहुत आला और हुमा ख्वाजा की दिल लगी। साथ साथ रीचों की एक वायरल वीडियो भी होगी आज के प्रोग्राम का हिस्सा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जिक्र करेंगे फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की ऑब्वियसली एक तवाना आवाज़ रहे हैं, हमेशा से बहुत वोकल रहे हैं पार्टी के मामलात को लेकर, और हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी अमल की गई और जिस तरीके का जो रवैया इख्तियार किया गया पेशी के मौके पर, उस पर भी बारहा तनकीद होती रही। आज फवाद चौधरी के केस की सुनवाई है, आज भी पेशी है, अब से कुछ देर के बाद वो अदालत में पेश भी होंगे। हिबा फवाद साहिबा भी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन हैं, उनसे हम जानते हैं आज के केस के हवाले से। बहुत शुक्रिया हिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी खत्म हो चुका, आपको लगता है कि उनकी जमानत मंजूर हो जाएगी? जी, हमें लीगल टीम से मशावरत हुई है अभी और उन्होंने यही कहा है कि सुबह हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी उनके लॉ बेस के ऊपर उनका रिमांड मुस्तरद किया जाए और उनको बाइज्जत बरी किया जाए। अब आगे देखते हैं कि आगे एक स्टेट की तरफ से क्या एप्लीकेशन आती है, क्या आर्गुमेंट। ठीक है, बस अगर ये बताएगा, फवाद चौधरी ने एक बयान दिया जिस पर वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद हमने देखा कि घर पर भी छापा मारा गया, उसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई जब से वो अरेस्ट हुए हैं, तो जब मेरी उनसे तफसीलन मुलाकात होगी वो खैर आफियत से घर आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल दे सकेंगे कि टॉर्चर हुआ है या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, किस तरीके से रखा गया। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट्स अ सीरियस एब्डक्शन केस है, घर से उठाया गया है उन्हें जिस तरीके से, और जब उनको अदालत में लाया जाता है तो उनके सर के ऊपर जिस तरीके से कपड़ा डाला होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई दहशतगर्द अदालत में पेश कर रहे हैं। आपको और बच्चियों को फवाद चौधरी साहब से मिलने की इजाजत नहीं दी गई और आपने बताया कि वो रंजीदा थे, उनकी आंखें भी नम थी। जी, जाहिर है अपनी औलाद से मिलने के लिए तो सारी बेताब होते हैं, और जो फैमिली से आप दूर हो और जिन हालातों में आपको रखा हो, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है ना। आते तो वो बहुत पुरजोश हैं और उनकी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं और फॉर्मर, सबसे पहली बात है कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी रह चुके हैं। तो जाहिर है जब औलाद की बात आए या फैमिली की बात आए या बीवी की बात आए तो उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, और जब दी गई तो पुलिस उनको लेके फरार हो गई वहां से। तो इंसान रंजीदा होता है, आंखें नम हो जाती हैं हालात को लेके, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कल उनकी जमानत जो है आज। लेकिन बस शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अगर बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं फवाद चौधरी कहाँ हैं, किसकी तहवील में हैं, और फवाद चौधरी को लाहौर लाने का मकसद क्या था? नहीं, मेरे तो घर पे जी अभी तक कोई वो नहीं आए हैं, और बात ये है कि उनको सर्च वारंट चाहिए अगर उन्होंने घर के अंदर आना है। बाहर मेरी तरफ से 50 पुलिस वाले खड़े रहे मेरे घर के बाहर और फिरते रहे, लेकिन घर के अंदर तो नहीं आए ना। तो जब तक वो घर के अंदर नहीं आते और तलाशी की, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पुलिस इस किस्म के जो बहानों से जमानत रद्द करने की दरखास्त भी कर सकते हैं और अधूरी तफ्तीश का कहकर मजीद रिमांड का भी कहा जा सकता है। क्या कहेंगी आप हिबा साहिबा? उनका फोटो कोई फोटो पिक्टोग्राफ का कोई उन्होंने टेस्ट करना था, जो कि वो कहते हैं कि जी हमें ये पता करना है कि वो फवाद चौधरी की हैं कि नहीं है। बात ये है कि जी वो एक ही फवाद चौधरी हैं और वो कोई एरिया गहरे बंदे नहीं हैं। एक रिस्पेक्टफुल, मैंने आपको बताया, पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है। वो कोई मरियम नवाज तो है नहीं जो सर्जियां करा के उन्होंने अपनी शक्ल तब्दील करा दी और आपको फवाद चौधरी मिल नहीं रहे हैं। लेकिन एनीवेज, या कोई उन्होंने ऐसी सर्जरी तो कराई नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकती, वो बाहर हो सकती है। तो वो यहीं पे हैं और वो जमहूरी निज़ाम में बिल्कुल अपना यकीन रखते हैं। और लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी अपने बयान पर कायम है। आप समझती हैं उससे उनके केस की हैसियत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इसी वजह से तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये अभी लीगल टीम हमारी देखेगी आज केस।
अभी कमरा अदालत में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या बनता है, फिर आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। मैं जब प्रेसर करूंगी तो फिर आप लोगों को अपडेट हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हिबा फवाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और उनका यही कहना था कि अदालत में भी इस केस का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और इस वक्त मुल्क शायद डिफॉल्ट से तो बच जाए, लेकिन जो अवाम है वो उस हद तक पिस चुकी हैं कि अब अवाम ने हुकूमत को बद्दुआएं देना शुरू कर दी हैं। अगर हम इंडस्ट्री मालिकान की बात करें, अगर हम किसी रेहड़ीबान की बात करें, तो दोनों की ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है कि महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो कीमतें खरीद है वो कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त डॉलर से मसनूई पाबंदी हटी तो हमने देखा कि डॉलर ने डार को शिकस्त दे दी और छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। तो डॉलर तो कंट्रोल में नहीं रहा, जिसके बाद इसहाक डार मंजर आम पर आए और उन्होंने अनवर, इसमें थिंक टैंक्स भी यही बात कर रहे हैं कि जो सियासतदान है उनकी आपस की जो अना की जंग है उसमें जो मुल्क है उसका बुरा हाल हो चुका है और एक्चुअली जो अवाम के मसाइल हैं वो शायद सियासतदान जानते ही नहीं है या वो हल करना ही नहीं चाहते या उस पर बात नहीं करना चाहते। और पेट्रोल की प्राइस में जो होश रुबा इजाफा किया गया, अब यही बात हो रही है कि डॉलर की उड़ान 300 तक पहले पहुंचती है या फिर जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो 300 तक पहले पहुंचती है। इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 30 रुपये फी लीटर ज़्यादा हो रहा है, पहले 215 रुपये लीटर है। आम बंदे की पहुंच से ये बहुत दूर हो चुका है। मेहरबानी है कुछ हम पर तरस खाएं यार। बहुत जुल्म हुआ है अवाम पे, ये क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी तो किस तरह सरवाइव करेगा वो जिस तरह के हालात चल रहे हैं। अवाम ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਜ਼ਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। पेट्रोल हर चीज़ इतनी महंगाई हुई भी लोगों का जीना हराम हो गया है। अब तो ऐसा हो गया कि बस अपने आप को मार दो जान से। इतना मुश्किल होगा कि मेरे ख्याल से ये तो लग रहा खाना जंगी की तरफ जाएगी। अब सूरत हाल आवाम नहीं आ रही है रोड पे, आवाम रोड पे आ जाए तो शायद कुछ बेहतर हो। महंगाई रुक नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या होगा इस मुल्क का, क्या है क्या नहीं है। बस दुआ ही कर सकते हैं। अवाम की परेशानी आपने मुलाहिजा की और लोग यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि एक वक्त होता था कि जब पेट्रोल 1 रुपया 1.5 रुपया बढ़ता था और आज पूरे 35 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए गए हैं। तकरीबन 250 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत इस वक्त पहुंच चुकी है, जो कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है और अवाम लिटरली रोते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आप इमरान खान की स्पीचेस देखें या मरीम नवाज शरीफ साहिबा 3-4 महीने के बाद आई तो बड़ी उम्मीद लगाई गई थी कि ये वापस आएंगी तो कोई कौम के लिए खुशखबरी लेकर आई होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे सियासतदान इस मुल्क के फेल हो चुके हैं। और बड़ा अच्छा इसके ऊपर एनालिसिस दिया किसी ने कि सियासतदान जो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं एक दूसरे के सासों पर बात करते हैं। अगर ये अवाम के मसले देख लें, क्योंकि अवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि नवाज शरीफ है, PDM है, जरदारी है, इमरान खान है, इस वक्त उन्होंने जीना कैसे और अपने 2 वक्त की रोटी बच्चों को पूरी कैसे करनी है वो इसमें पिसे हुए हैं। और जाकर देखिए लाहौर के अनारकली बाजार में या इस्लामाबाद पिंडी के राजा बाजार में या कराची के तारिक रोड पर कि अवाम जो बेचारा एक ताजर है या जो दुकानदार है या जो आम बंदा है वो अपने 2 वक्त का खाना पूरा इस वक्त नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉलर से मसनूई पाबंदी खत्म हुई है तो डॉलर भी अपनी असल कीमत पर आ गया है, जिसका हम इफेक्ट जो सबसे बड़ा देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो महंगाई के तो फिर मजीद नए रिकॉर्ड कायम होते देख रहे हैं और शायद पेट्रोल की प्राइसेस भी यहां पर रुकने वाली नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन नियो। ये बात आपकी ठीक है, आपके सिस्टम को आज एक्सपोज कर दिया है इन हालात ने कि पाकिस्तान में जो कॉम्पिटेंसी लेवल है टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन वो आपके सामने है। ये मैंने बहुत अरसे से कहा है कि पाकिस्तान इस मुश्किल हालत में IMF का अगर साथ रहता, और आपने ये देखा कि 9th रिव्यू IMF का अक्टूबर के एंड में होना था, आज हम जनवरी के एंड में आ गए हैं। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर थे आज से 12 माह पहले, इस वक्त 3.5 अरब हैं। उसके वजह से आपके जो रुपए की कदर है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, आपके इनफ्लोज टूट गए हैं। हम कोई भी फैसले कर नहीं पा रहे बिकॉज एक बहुत ही जिसे कहेंगे अनसर्टन सूरत हाल है मुल्क में, बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
इसके साथ साथ याद रखिए कि दुनिया के भी हालात बहुत टफ हैं, और वो क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में एक कसाद बाजारी है, इन्फ्लेशन है, और लोगों की जो कुव्वत खरीद है वहां भी कम हो रही है। दुनिया भर में ब्रेंट की कीमत भी बढ़ी है। तो इस वक्त तो जितनी अच्छी कॉम्पिटेंसी दिखाने की जरूरत थी, जैसे रुपए की कदर में अगर हम स्लोली चेंज करते तो शायद इतना बड़ा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लोगों पे ना आता। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी अगर आहिस्ता आहिस्ता इजाफा किया जाता तो लोगों को इतना महसूस ना होता। अगर हमारी ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते, अगर हमारी रेमिटेंसेस ठीक रहती, तो शायद रुपए की कदर में भी इतनी तब्दीली ना करनी होती। अब मैं ये सब हालात तो अपनी जगह हैं, अब हमने करना क्या है? देखिए, दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो हुकूमत की सतह पर वो जरूरी फैसले, मैं इनको मुश्किल फैसले नहीं कहता, जो जरूरी फैसले लेने हैं वो हमें लेने चाहिए, हम नहीं ले पा रहे, ताकि हम IMF के प्रोग्राम में भी रहें, ताकि हम सऊदी अरेबिया को भी कन्विंस कर सकें कि वो हमें $2 अरब दें। उन्होंने भी आपको कहा कि आप अपने टैक्स लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। इससे क्या मतलब है? आप और मैं दोनों जानते हैं कि हम एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लेते। आप और हम दोनों जानते हैं कि हम रिटेलर्स पे टैक्स लगाते हैं। आपने खुद देखा, हमने फिर उसको वापस ले लिया। अगर ये तबका डॉक्टर नजीब, जो इस वक्त सिचुएशन है दैट इज वेरी अलार्मिंग। दूसरे ममालिक की अगर हम बात करें, हम वेस्ट से मुआवजा ऑब्वियसली हमेशा से करते हैं कि वो टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स की सूरत में उनको बहुत तरीके से फैसिलिटेट भी किया जाता है एज कम्पेयर। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी अगर एक तबका टैक्स दे रहा है, या बहुत सारे लोग टैक्स चोरी भी करते हैं, लेकिन उनको इन रिटर्न उस तरह से, जिस तरह सेहत की बात होगी, तालीम का शोबा हो गया, पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। और अब इन हालात में जब रोटी भी मुश्किल हो चुकी है और टैक्स छूट भी खत्म की जा रही, तो कहां जाएगी अवाम? अवाम के लिए अगले 6 माह बहुत मुश्किल हैं। मैं सिर्फ 6 माह इसलिए कह रहा हूँ कि शायद दुनिया की कसाद बाजारी, यानी कि जो स्लो हो रही हैं इकोनॉमीज, वो टाइम गुजर जाएगा, पाकिस्तान एक नए इलेक्शन में चला जाएगा, सो कोई उम्मीद बंधेगी। अभी पहली चीज जो अवाम को करनी है, और ये मैं टॉकिंग डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इज कि आपको अपने घर में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होकर चलना है। चाहे आप 5 मरले के मकान में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, या आप मोर साहिब हैसियत है। एनर्जी की कीमत बहुत बढ़ गई है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, इसमें कोई शक नहीं है। आप एनर्जी कंजर्वेशन कीजिए। हमने हुकूमत को कहा, और मैंने भी बहुत दफा कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन प्लान लाइए। आपको मालूम है कि वो लाए भी हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस अपनी जगह। आप अपने घर में एनर्जी एफिशिएंसी के वो मेजर्स ले, चाहे वो बिजली कम इस्तेमाल करना हो, चाहे वो अप्लायंसेस वो इस्तेमाल करना हो, चाहे 9 से 5, जब 5 से 9 बिजली का निर्ख बढ़ा हुआ होता है, बिकॉज हम उस मीटरिंग पे हैं, तो बिजली का इस्तेमाल तकरीबन कम से कम कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुश्किल हालात का और सामना करने का तरीका कोई नहीं है। कार पूलिंग करें, बच्चों को भेजें अपने नेबर्स के साथ स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हुकूमत लेकिन IMF की शराइत की वजह से मजबूर है, टैक्सों की छूट खत्म करने की जा रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? मजीद IMF के कहने पर मजीद क्या करेगी, मजीद क्या क्या मानना पड़ेगा? हमें एक तो कौम के साथ बिल्कुल आई थिंक जिसे कहते हैं ना, वी हैव टू कम क्लीन विद द नेशन। पाकिस्तान वहां पे खड़ा हुआ है जहां पे हमने पिछले 2-2.5 साल में गैस की मद में कीमतें भी नहीं बढ़ाई और कोई एफिशिएंसी मेजर्स भी नहीं लिए। IMF अब आपको ये कह रहा है कि गैस, बिजली दोनों की मद में चेंजेस कीजिए। पेट्रोलियम की आपने कल चेंजेस देख लिए हैं, सो ये हमें दोनों की मद में चेंजेस आएंगे। इसलिए अपने बिल को वहीं पे रखना जहां पे लास्ट ईयर था। उसके लिए आपको अपनी 20 से 25% बिजली के और गैस के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा। ये है पहली चीज जो हमें करनी है। ये बिल्कुल अगले 6 माह में बढ़ा हुआ होगा आपका बिल। जो इस वक्त टैक्सेशन के चैलेंजेस हैं, उसमें तो आई थिंक डिपेंड करेगा कि हम कितना कॉम्पिटेंटली IMF से नेगोशिएट करते हैं। अभी तो हमने IMF का पहला मरहला तय किया है, और पहला मरहला ये था कि हम IMF से बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अवाम को भी साथ देना होगा, अवाम को मिलकर चलना होगा, अवाम तो बहुत देर से साथ दे रही है। जब तक इनके अपने प्रोटोकॉल नहीं खत्म होंगे, इनके अपने शाही खर्चे नहीं खत्म होंगे, क्या सियासतदानों को जरूरत नहीं है कि वो भी इन तमाम चीजों को कट डाउन करें? क्योंकि अवाम तो ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुकी है।
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडरशिप तो एग्जाम्पल से होती है। अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगा, अगर मैं अपने दफ्तर में अपने पूरे स्टाफ के लिए एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगा, तो कैसे बनेगी बात? इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक कि बहुत ज्यादा लीडरशिप को इस वक्त अर्जेंसी दिखानी चाहिए ऑफ द नीड टू शो टू पीपल कि मुश्किल कितनी है। आई थिंक आप ये बात सही सामने रख रहे हैं कि शायद वो नहीं दिखा पा रही। अगर वो उस तरह दिखा पा रही हो, और लीडरशिप से मेरा मतलब है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जुडिशियल हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, या लीडरशिप ऑपोजिशन की हो, यही है ना सारी पाकिस्तान की अशराफिया, जिसने इस वक्त दिखाना है कि हम खुद ये कर रहे हैं आपके लिए, ताकि लोग भी उसको फॉलो कर सकें। इसमें कोई शक साहब, अभी यूएई के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अब क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कोई ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू ले लेंगे, यहाँ पर भी हम IMF की जो संगीन शराइत हैं उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? तो ये दोनों बातें आपने सही की हैं। एक तो ये है कि हमारे ताल्लुकात यूएई से बहुत ही बरादराना हैं, देरीना हैं, और ऐसे हैं कि हम उनसे जब भी ज़रूरत होती है, मुझे याद है कि जब हम 2019 में भी IMF में नहीं गए थे, तो हमने यूएई को अप्रोच किया और हमने उनसे एक डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में खातिर अमाउंट का लिया। आई थिंक वक्त तो दोबारा वैसा ही है, पर वक्त में तब्दीली यह है कि ममालिक खुद एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। वो आई थिंक इस पे तैयार हैं कि आपके मुल्क में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्वेस्टमेंट इस तरह से कि वो आपके कुछ शेयर्स खरीद सकें, आपकी कोई जो प्लांट्स हैं उनको खरीद सकें, आपके कोई यूनिट्स को खरीद सकें। प्लस आई थिंक $1 बिलियन के डिपॉजिट की गुफ्तगू जो है वो भी चल रही है। सो लेट्स होप कि ये सब कुछ करें। बट सब ममालिक ने आपको ये कहा है कि जो डॉक्टर है आपके पास, जिसका नाम IMF है, जो एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का डॉक्टर है, उसको जरूर साथ रखें, तो उसको भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो आपकी ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। इस वक्त मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटी से कि जरूर अपने जो बरादराना ममालिक हैं, जिनमें UAE, दुबई, चाइना, कतर, ये सब ममालिक शामिल हैं, इनको हमें इस वक्त जरूर अप्रोच करना चाहिए IMF के बाद और IMF के साथ, कि वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाएं, रुपए की कदर मुस्तहकम हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जिस तरह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, आवाम की तरफ से बड़ा रद्दअमल भी इस पे सामने आया है। अब सिर्फ आवाम का शायद सड़कों पर निकलना ही बाकी रह गया है। जिस तरह से अगर किसी सनतकार की बात कर लें, किसी रेडी बान की बात कर लें, तो हर शख्स इस वक्त रोता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, अगले जो 6 महीने, बार बार हमें कहा जाता है कि 6 महीने हमारे मुश्किल होंगे, 6 महीने मुश्किल होंगे, ये सुनते सुनते भी बहुत वक्त गुजर चुका है। देखिए, बात ये कि हमारी जो है ये वक्त अगर आप देखें तो ये रिलीफ का शुरू हो जाना चाहिए था आवाम के लिए जी, क्योंकि जो आलमी मार्केट पे जो कीमतों का दबाव था, जो कीमतें बढ़ रही थी, जिसे कमोडिटी सुपर साइकिल कहते हैं, वो टूट चुका है और तकरीबन हर चीज आधी कीमत हो चुकी हुई है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई, पहले दरामदात पे पाबंदी लगाई गई, फिर एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की गई, और फिर हुकूमतें समझी कि जी हम बाहर से बहुत पैसे ले आएंगे, बाहर से ना पैसे आने की वजह से आज इस मुल्क में डॉलर की किल्लत हुई। तो जो आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें कम हुई, उसका अवाम को फायदा पहुंचने की बजाय उल्टा वहां से कीमतें और बढ़ गई, क्योंकि शॉर्टेजेस हो गई, क्योंकि बाहर से माल ही नहीं आने दिया। बंदरगाह में आप देखें माल खड़ा रह गया। तो हमारी ये बदनसीबी है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये 6 महीने अगले सख्ती की बात है जी, अभी हमें ये रिलीफ मिलने चाहिए थे सारे, पूरी दुनिया में मिलना शुरू हो गए। भारत में 6% महंगाई है, पाकिस्तान में 25% महंगाई है। भारत में क्यों 6% महंगाई है? क्योंकि अब जो आलमी मार्केट में चीजें सस्ती हो रही है वो भारत में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं आ पा रही क्योंकि हमारे पास सरमाया खत्म हो गया, और वो हमारी इस मुल्क की गलत माशी पॉलिसीज की वजह से हुआ। तो अब ये देखते हैं कि IMF आज आ रहा है, IMF से मजीद कितने हाथ पैर बंधवाए जा रहे हैं। अगर वो उसको बंधवाए जाएंगे तो उससे मईशत में और सुस्त रवि आएगी, स्लो डाउन आएगा। तो रिलीफ आप 6 महीने की बात करें, मुझे तो कुछ लंबा अर्सा लग रहा है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई लाहा अमल होगा? ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके खिलाफ अब से कुछ देर पहले हमारे शेख रशीद साहब से भी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि महंगाई मार्च करेंगे, कोई वाइट पेपर आप सामने लेकर आएंगे, अवाम के कोई हिकमत अमली होगी आने वाले दिनों में, हम देखेंगे।
नहीं, हम व्हाइट पेपर तो आज से महीना पहले 20 दिन पहले ले आए थे। अभी जुमेरात को मैं खुद भी वहां था, लाहौर में था जी। तो पहले शौकत तरीफ साहब, असद उमर और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी पे रुपए की कदर पे, फिर खान साहब ने पूरी इस पे बात की। तो हम तो मुसलसल कर रहे हैं। अब साथ हमारे, आपको पता है, कोर्ट्स के मसले और इलेक्शन के मसाइल भी, एक इलेक्शन की वो नहीं दे रहे। अब हमारे पास तो हम तो यही कह रहे हैं, इलेक्शन ही वाहिद हल है। इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है सारी चीजें, तो आप उसमें देखेंगे कि हम मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है मुजम्मिल साहब, जिस तरह से इलेक्शंस की बात की जा रही है और मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी डे बाय डे काफ़ी टफ होती जा रही है, $3.5 बिलियन के जो रिजर्व बचे हैं, इन तमाम हालात में आप ये समझते हैं इंतखाबात होंगे, 60 से 70 अरब रुपए का खर्चा उस पर भी आएगा, पाकिस्तान इस वक्त इंतखाबात का मुतामिल हो सकता है? देखिए, बात यह है कि आपकी गाड़ी जो है उसके कोई इंजन का मसला है जी। अब उसको अगर आप सही नहीं कराते तो आप उसके अंदर सवारी नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ये कहें कि जी गाड़ी पे जो है पैसे खर्च करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो अब वो मैं गाड़ी चला लूं या कोई और काम कर लूं, तो आप अपनी गाड़ी तो नहीं रोकेंगे ना। तो ये मुल्क जो है एक गाड़ी है, और इलेक्शन में अगर 60 से 70 अरब रुपए खर्च होने हैं तो वो हर 5 साल बाद होने हैं जी। मतलब आप कैसे रोक सकते हैं? ये जो अरबों रुपए आप जो इधर उधर उड़ा रहे हैं, 90 अरब रुपए जो आपने MPS को स्कीम दे दी, इसके अलावा आपने 100 अरब रुपए एक्सपोर्टर को उठा के दे दिया, इसके अलावा पता नहीं बेहिसाब आपने उल्टे से 5000 अरब सूद खर्च कर रहे हैं आप साल के। ये सारी गलत पॉलिसियों का खुमियाजा है। ये आप हजारों अरब रुपए बचा सकते थे अगर सही पॉलिसी सही लोग बिठाते। ये कौन सा बहाना हो गया कि 60 से 70 अरब रुपए से इलेक्शन होता है तो इलेक्शन ना हो? तो फिर मुजम्मिल साहब, अभी भी अगर हम सारे सियासतदानों का रवैया देखें तो कोई भी आवाम के लिए बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी कोई सियासी जलसे में आता है या जब भी कोई अवामी तकरीर होती है तो हम देखते हैं कि एक दूसरे के असासों पर किसने कितने की करप्शन की। आपको लगता है कि लोगों को अब इसमें इंटरेस्ट रह गया जब उनका बेसिक ही नहीं इस वक्त पूरा हो रहा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं इनको, अब खान साहब के रोने के दिन आ गए हैं। जब खान साहब की हम तकारीर सुनते हैं तो वो ये हमेशा माजी में कहते रहे कि मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन इस बीच में बेचारे जो अवाम है उनका रोना निकल गया है। देखिए, बात यह है कि मरियम साहिबा अगर समझती है कि खान साहब के रोने के दिन आ गए तो हम भी देख लेते हैं। हमें भी इंतजार है कि मरियम साहिबा की बात में दम खम होता काश। वो बेचारी को तो कोई लेने नहीं आया एयरपोर्ट में, खुद उस वक्त कराची आ रहा था। तो ये बातें वक्त पे छोड़ दें। और खान साहब ने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, इसका मतलब ये कि जो इनकी करप्शन है उससे पैसे निकाल के आवाम को दूंगा। ये उसको रुला के आवाम के रिलीफ की बात कर रहे थे। बहरहाल अब बात यह है कि आवाम की, आपने सही बात बोली, चीखें भी निकल गई है, रोना पीटना उनका बहुत ज्यादा हो गया है। और आज से इब्तिदा होगी, आप देखेंगे कि तेल की कीमतें कल बढ़ी थी। जब लोग सौदा सल्फ लेने मार्केटों में जाएंगे तो लोगों को अंदाजा होगा कि पिछले हफ्ते से जो उन्होंने सामान खरीदा था वो आज वो कितना महंगा उनको मिल रहा है। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी तो ये हुकूमत दे सकती है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात जीतती है, हुकूमत में आती है, क्या मुआशी प्लान लेकर आएगी जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके? पिछले दौर में हमने देखा कि बहुत से वजीर खजाना चेंज हुए लेकिन बेहतरी नहीं आ रही थी। देखिए, बात यह है कि आप हमारे आखिरी 2 महीने पे चले जाए, आखिरी 1 साल पे चले जाए, कोरोना के बाद चले जाए, और उस चीज का आप देख लें कि क्या हो रहा था। क्या आपको रोजगार मिल रहा था? मुल्क की GDP बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, कारखाने पीक पे चल रहे थे, नहीं चल रहे थे। और आज देख रहे तो तहरीक इंसाफ के टाइम पे काम हो रहा था ना। और इसके अलावा अब आपने माशी प्लान की बात की, अब इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है जो इन्होंने 9 महीने में किया मुल्क के साथ। अब उसके हिसाब से हमें एक प्लान लाना है। अब उस प्लान पे हम काम कर चुके हुए तकरीबन, और मैं खुद उसको कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ की तरफ से। 18 अलग अलग शोबे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, और हमारे पास काफी हद तक चीजें। अब हमारा इस वक्त मसला सबसे बड़ा ये हो गया, ये जो खड्डा कर दिया इन्होंने बहुत बड़ा, उस खड्डे को भी साथ फिल करना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। माहिर मुर्शिद मुज़म्मिल असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है अवाम को रिलीफ देने में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुआशी प्लान तैयार किया जा रहा है। इंतखाबात जीतेंगे, उस मुआशी प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और अवाम को रिलीफ देकर दिखाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वतन वापस आ चुकी हैं। 4 महीने पहले वो लंदन रवाना हुई थी, उन्होंने वहाँ पे तवील क़याम किया, फिर जनेवा में उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ और अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा नई जिम्मेदारियों के साथ आ चुकी है और उनकी वापसी को मुस्लिम लीग नून के लिए एक नई ताकत कहा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आवाम के लिए ये ताकत अभी भी असर अंदाज कहीं भी नहीं दिखाई दे रही और अगर देखा जाए तो इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं हैं और मरियम नवाज की वापसी हुई तो आवाम के अलावा मुल्क में डॉलर और पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई की लहर भी उनके इस्तकबाल करने वालों में शामिल थी। और उस वक्त एक जानिब वफाक में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को मुआशी बहरान की वजह से तनकीद का सामना है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद नए इंतखाबात भी नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने अपनी वापसी पर क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। 8 महीने का हिसाब बाद में होगा, पहले पिछले 5 साल का हिसाब होगा। ईशत कोई ऐसी चीज नहीं, 4 साल की नाअहली और नालायकी और गफलत ने मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया। में कुछ वक्त लगेगा लेकिन इसहाकदार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। अभी चंद दिन पहले तक अभी अपनी हुकूमत भी खुद ही तोड़ी, अब रो भी खुद ही रहा है। जिन हुकूमतों के बलबूते पर ये अपना खर्चा चलाता था, हेलीकॉप्टरों में फिरता था, गाड़ियां इस्तेमाल करता था, सिक्योरिटी इस्तेमाल करता था, आज अपने हाथ से वो हुकूमत तोड़ी और आज सड़कों पे जाके रो रहे हैं। तो याद रखो, मुस्लिम लीग नून और मेरे ये शेर इलेक्शन से नहीं डरते। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की स्टेटमेंट आपने जानी, उनकी वापसी पर और जो नई जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं उस हवाले से बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। लगारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जो ओहदा दिया गया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं, कितने आपको लगता है कि वो उसमें कामयाब हो पाएंगी? ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है इस वक्त उनको ये पूरा करने में। जी हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज तो मईशत का है और मईशत जो है वो ना तो उसका मसले को हल कर सकती है PTI, ना उसको PMLN, ना कोई और पार्टी इस मसले को हल कर सकती है। ये जो सिस्टम है, अगर ये ऐसे का ऐसा ही रहता है, अगर तमाम इंस्टीट्यूशन इसी तरह से अपना काम करते हैं जो कर रहे हैं, अगर तमाम मिलकर इस मुल्क के बारे में नहीं सोचते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं कर सकेंगी और इनका डिलीवर करना जो है हम इसको ख्वाब ही समझेंगे। बात यह है कि क्या हमारे यहाँ जब बात सवाल हुआ था चर्चल से, बताओ कि क्या होगा, आलमी जंग हो रही है, इतने खतरनाक जंग हो रही है और लाखों इंसान मर रहे हैं, बरतानिया को हम कैसे बचाएंगे? उसने कहा जाओ देखो अदालतें इंसाफ कर रही हैं और जाओ देखो हमारा ट्रैफिक सिस्टम ठीक चल रहा है जी। और उन्होंने कहा हाँ जी ठीक चल रहा है। तो जब आपका जुडिशल सिस्टम ठीक चल रहा होगा और इंसाफ दे रहा होगा और इंसाफ कानून की रूह से दे रहा होगा, जब आपके इदारे जिनको सरहदों की हिफाजत करनी है वो सरहदों पर हिफाजत कर रहे होंगे, वो किसी सियासी अमल में शरीक नहीं होंगे और अपने लाडले लाकर नहीं बिछाएंगे, तो फिर सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए तो सिस्टम ठीक हो सकता है। ये जो अभी मंसूबे लाने की बातें कर रहे थे, नया मंशूर लाने की बात कर रहे थे, ये पहले भी मंशूर लाए थे और बड़े बड़े वादे करके आए थे। 200 अरब डॉलर बाहर से लाएंगे और कर्ज वालों के मुंह पर मारेंगे और फिर उसके बाद जो है हम मुल्क को चलाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं ला सके। खैरात का कासा लेकर खड़े हुए थे IMF के आगे और कह रहे थे कि हम खुदकुशी करेंगे। अगर वहां गए तो खुदकुशी नहीं की थी उन्होंने जाकर फिर कासा फैलाया था और फिर इस दफा जो है सारी शराइत तो इन्होंने मानी थी, एग्रीमेंट तो इन्होंने किया था, सिर्फ साइन नहीं किया था, तमाम डायलॉग तो इन्होंने किए थे। वो जो शौकत तरीन बढ़ चढ़ कर आकर बातें करते हैं, शौकत तरीन का क्या धरा है जो इस वक्त मुल्क भुगत रहा है और शौकत तरीन ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं तो मुल्क को संभालने के लिए क्या इन्होंने जिस हुकूमत पर वो अपने वजीर बनने से 3 महीने पहले उसकी खामियां गिनवा रहे थे, अब उसके तराने गा रहे हैं क्योंकि वो सारी खराबियां उनकी पैदा करते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ठीक है नज़ीर साहब, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं हालिया एक महंगाई की लहर आई है,
उस पर तो कोई भी बात नहीं कर रहा। जब मिफ्ता इस्माइल के दौर में हमने देखा 7 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, मरियम नवाज ने उस पर काफी तनकीद की और यह कहा कि नवाज शरीफ भी इजलास से उठकर चले गए। उन्होंने काफी गुस्सा किया मिफ्ता इस्माइल पर। इसहाक डार मंजर आम पर आए, 35 रुपए बढ़ाए उन्होंने, उन पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, हाँ बिल्कुल यही है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है। और मिफ्ता इस्माइल के लिए भी मसाइल ही मसाइल थे और इनके लिए भी मसाइल ही मसाइल हैं। बात यह है निगोशिएट किसने किया? निगोशिएट जो किया था IMF के साथ शौकत तरीन ने, और शराइत बनाई थी इन्होंने। और गवर्नर को खुद मुख्तार पाकिस्तान का वायसराय बनाया था, गवर्नर स्टेट बैंक को PTI ने। और इन्होंने कानून साजी की थी कि गवर्नर जो है वो यहाँ पर वायसराय के तौर पर काम करेगा, आपकी किस्मत में होगा डॉलर फेंकेगा, नहीं होगा नहीं देगा, आपको डॉलर रोक लेगा और आप भीख मांगते नजर आएंगे और आपके ताजर जो हैं अपनी LC नहीं खुलवा सकेंगे डॉलर होने के बावजूद। ये सूरत हाल तो शौकत तरीन साहब ने पैदा की थी और इसको ये लेकर आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई आसमान से तारे तोड़कर लाकर बिछा दिए, ये आ रही थी। आप ये सारा अमल जो है अगर अब कर रहे हैं तो आप कुछ दिन ठहर कर, उन्होंने तो इस्तकबाल किया मरियम नवाज का, इनके इस्तकबाल में बारूदी सुरंगें बिछाकर इस्तकबाल किया और इनके यानी पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाकर इसहाक डार साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज के इस्तकबाल और उनकी आमद पर जो है बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, जिस तरह मुल्क के बुनियादों पर जो है। ठीक है लगाई साहब, जानना मैं ये आपसे चाह रही हूँ कि मरियम नवाज शरीफ क्या नया बयानिया लेकर आएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टक्कर देने के लिए? ऑब्वियसली इंतखाबात की मुहिम की जिम्मेदारी उन पर है। हाँ, यही कहेंगी, वो पिछले वाले चोर थे और हम चोर नहीं हैं। पिछले वालों ने खराब किया, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने खराब नहीं किया। वो कहेंगी ये, मगर बयानिया न तो उनके पास है ना इनके पास है। उनके पास एक बयानिया है जी, हुकूमत इनकी है, और इनके पास बयानिया ये है कि पिछले 5 साल में खराब हुए। ये दोनों इस मिलकर इस बयाने को लड़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम एक शदीद मुश्किल से गुजर रहे हैं, तारीख की बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं और इसमें सब जिम्मेदार हैं, तमाम सियासी अशराफिया भी और पाकिस्तान का सिस्टम भी, पाकिस्तान के तमाम इदारे भी, तमाम इदारे भी, ब्यूरोक्रेसी समाज सब इसके जिम्मेदार हैं। और सर पाकिस्तान को वो अपनी मिल्कियत नहीं समझते हैं, पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते हैं, अपना धंधा और कारोबार समझते हैं और उससे समेटने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को बनाने की कोशिश कोई भी नहीं करता है, ना कोई इंस्टीट्यूशन, ना कोई इदारा, ना कोई ब्यूरोक्रेसी और ना ही हमारे सियासतदान सिर्फ अपने अपने मफाद को देख रहे होते हैं। हमारे ख्याल में इसमें जो इतना बड़ा खला पैदा हो गया है, कोई भी सियासी क़यादत उभर सकती है। मैं मौजज़े की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जब खला पैदा होता है तो फिर तेज हवाएं आती हैं और उस खला को पुर करती हैं। बहुत बड़ी सियासी आंधी मुंतजर है, आप देखिएगा एक बहुत बड़ी सियासी आंधी आएगी जो चीजों को खसोखसा की तरह बहाकर जाएगी, ये लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है नजीर साहब, मुस्लिम लीग नवाज की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं विद इन द पार्टी इख्तलाफात हैं, तनाव की सियासत है। शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, मिफ्ता इस्माइल की बात करें अगर, तो काफी ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं, वो इनकलाबी बातें करते हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसी जमात भी पार्टी में एक अलहदा धड़ा बन सकता है? एक तो ये कि मुझे नहीं लग रहा है, और अगर आ भी गया शाहिद खाकान अब्बासी जमा मिफ्ता इस्माइल जमा ख्वाजा साद रफीक जमा कोई और जमा कोई और जमा कोई और, 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 होंगे, कुछ भी कोई नहीं होगा और अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जो इस वक्त में अपनी पार्टी को छोड़कर जाएंगे, चाहे PMLN से जाएंगे, चाहे वो PTI से जाएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से जाएंगे। क्या मुंह जाकर दिखाएंगे शाहिद खाकान अब्बासी? क्या मुंह लेकर जाएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब और क्या जाकर कहेंगे मुल्क के बारे में कि हमने क्या काम किया और क्या काम कर सकते हैं? और अपनी क़यादत को कहने के अलावा उनके पास क्या होगा? उनके पास सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसहाक डार बहुत बुरा है, ये कहने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी अपना सियासी कैरियर जो है वो दांव पर लगाएंगे। मेरे ख्याल में सब बेनिफिशियरी हैं भाई, एक बेनिफिशियरी है। अगर एक की एयरलाइन चल रही है, दूसरे का धंधा चल रहा है, तीसरे की फैक्ट्री चल रही है, तीसरे के कारोबार चल रहे हैं, एक की चीनी बिक रही है, सब के सब उस धड़े में बैठे हुए हैं। लगाई साहब, आप समझते हैं कि ये जो इख्तलाफात की बातें हो रही हैं, जो चर्चा हो रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो की पार्टी की जो लेगेसी हमेशा एक जो मुस्लिम लीग नून की रही है उसको वो उसी तरीके से लेकर आगे बढ़ पाएंगी? ऑब्वियसली जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत के हवाले से भी बात हो रही है, हमजा शहबाज जो कि अभी भी लंदन में मौजूद हैं,
उनका जो मुस्तकबिल है। तो ये तमाम तर बातें हो रही हैं, इन्होंने पूरी खामोशी इख्तियार की हुई है। हमजा शहबाज भी पूरे तर मामले पे खामोश हैं। तो आपको लगता है कि ये तूफान से आने से पहले की खामोशी है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सब कुछ अगर मिल मिलाकर अलग भी होते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम ने 2020-2021 में जो अपने करिश्मा दिखाया था, जिस तरह से पीडीएम लेकर चली थी, वो उसके असरात खत्म नहीं हुए हैं। और इमरान खान का जो नया बयानिया बना कि मुझे अमेरिका ने हटाया, मुझे फौज ने हटाया, मुझे भाजपा ने हटाया, मुझे नवाज शरीफ ने हटाया, मुझे साजिश की गई, ये सारे का सारा बयानिया भी ये पिट चुका है। आप देखेंगे इलेक्शन में इसका भी कोई जवाब नहीं होगा। एक बड़ी टक्कर होगी, तमाम पार्टियों की टक्कर होगी और बड़ी पार्टियां इसका एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। क्लीन जो वो है स्वीप कोई करने वाला नहीं है। एक शॉर्ट कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि प्लान ए बनाया गया, प्लान बी, सी बनाया गया मुझे कत्ल करने के लिए, और पीपल्स पार्टी पर, जरदारी साहब पर वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि दहशतगर्द जमात के साथ इनका ताल्लुक है, उसको यूज किया गया मुझे मेरा कत्ल करवाने के लिए। इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे? ये बेहुदा बात है, नॉनसेंस बात है और बेकली की बात है, जहालत की बात है, और ये बोधा इल्जाम है, जाहिलाना इल्जाम है। इस तरह के इल्जाम तो उसको 12 साल जेल में रखा, किसी ने हिसाब दिया है आज तक कि हमने उनको 12 साल जेल, उनके खिलाफ 30-35 साल से एक जाहिलाना किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है। और प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है हम जानते हैं, हमें मालूम है कि कौन करता है। और ये सारे का सारा यकतरफा जाहिलाना प्रोपेगेंडा होता है और इसके कोई बुनियाद नहीं है। और इमरान खान साहब को 3 महीने के बाद याद आया है कि हो 3 नाम तो मैंने बताए थे, एक नाम मेरा रह गया। चलो भाई ये एक नाम है जो कहते हैं कि मेरे निशाने पर है, शिस्त। सरायकी में शिस्त कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से ये कहना था कि जो प्रोपेगेंडा इमरान खान की जानिब से बनाया गया है वो गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनकी जानिब से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं अनवर। कल बहुत ही एक अफसोसनाक दिन था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हादसात हुए और जो फिगर सामने आ रहा है तकरीबन 57 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, इनमें जो सबसे बड़ा हादसा था वो कोयटा से कराची आने वाली बस के साथ पेश आया। इस हादसे में मजमूई तौर पर 41 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 40 अफराद तो जाए वक़ुआ पर ही हलाक हो गए थे, जबकि जो एक जख्मी था उसको कराची मुंतकिल किया जा रहा था और इस मुंतकली के दौरान वो रास्ते में ही दम। बिल्कुल, और ये जो हादसा पेश आया ये बस हादसा लंगड़ा पुल के करीब पेश आया। फुटेज भी आप इसकी देख रहे हैं। और हादसा ये सुबह 3:30 बजे पेश आया। रेस्क्यू टीम्स बहरहाल फौरी तौर पर पहुंची। 3:50 तक मौके पर पहुंच की रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन वाकया ही इतना अनफॉर्चुनेट था। बिल्कुल, जो मनाजिर भी हम देख रहे हैं बहुत ही खौफनाक मनाजिर हैं। जिस तरह से आग लगने के मनाजिर हैं, दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। कितने लोग इस बस के अंदर मौजूद थे और मौके पे ये बताया जा रहा है कि 41 जो लोग थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जो रेस्क्यू टीम्स थी वो तो मौके पर पहुंची हैं, लेकिन आग लगने के बायस वो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इतना कोई कारगर साबित नहीं हो सका। बिल्कुल, और ये कोई 41 अफराद नहीं, मैं समझती हूँ कि ये 41 फैमिलीज हैं, ख़ानदान हैं, उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। ये हादसा और इस तरह का ये कोई पहला वाकया नहीं है अनवर। हम देखते हैं कि कभी कोई ओवर स्पीडिंग की वजह से कभी कोई हादसा होता है, कभी किसी वजह से होता है। तो जो हमारे ट्रैफिक रूल्स या जो कवानीन है उन पर भी सख्ती से अमल दरामद करवाने की बताई जा रही है कि वहाँ पर जो सिंगल ट्रैक है ना वो मुश्किलात क्रिएट करता है, क्योंकि कोयटा कराची शाहराह है, बिलखुसूस लसबेला और कराची के दरमियान जो सेक्शन है उस पर तो हादसा एक मामूल बन चुके हैं, जिससे इसलिए उसे अमूमी तौर पर एक खूनी शाहराह का नाम भी दिया गया। मतलब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर एक्सीडेंट्स होते हैं। और दूसरा अनवर, एक तो ये शाहराह हम जिस तरह से खूनी शाहराह कहा गया, लेकिन अगर मुश्किल रास्ता होने के बावजूद भी अगर जो ड्राइवर है अगर वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करे, उनको फॉलो करे और तमाम लोग उस सड़क पर जाने वाले या जब सड़क पर कोई भी गाड़ी
गाड़ी या कोई भी निकलता है ड्राइव करने के लिए, तो अगर उन कवानीन को फॉलो किया जाए तो हम हादसात से बहुत हद तक बच सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ओवर स्पीडिंग के मामलात होते हैं, रेसिंग के मामलात होते हैं, और कितनी जिंदगियां आई गेस के एवरी ईयर बिल्कुल, और हर रोज बहुत सारे वाकयात जो कि मीडिया पर भी समटाइम्स सामने नहीं आते, जो कि रूनुमा होते हैं। और बिल्कुल कल का दिन कुछ ऐसा ही था। अगर हम एक और वाकये की बात करें, जहां पर एक और जगह हादसा पेश आया है, जहां पर सैर को जाने वाले 10 बच्चों के जाम बहक होने के इत्तलात हैं। कोहाट में ये तांदा डैम है, जहां सैर के लिए आने वाले अफराद की कश्ती डूब गई, और कश्ती डूबने से 10 बच्चे जाम बहक हुए। बहुत ही अफसोसनाक कल का जो दिन था वो रहा है। बिल्कुल, और ये तांदा डैम में जो डूबने वाली कश्ती है, इसमें 16 बच्चों को हॉस्पिटल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया। 10 बच्चे अनफॉर्चुनेटली दम तोड़ गए। कश्ती में टोटल 30 के करीब अफराद सवार थे, जिनमें से ज्यादा की तादाद बच्चों की थी। और कितने ख्वाब लिए, पिकनिक का सोचे, ये निकले होंगे, यहाँ पर पहुंचे होंगे, लेकिन क्या मालूम था कि अगली सांसें ही नहीं साथ दे पाएंगी। अफसोसनाक बात नबी ये है कि हम मुतादिद बार देखते हैं जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो इन कश्तियों में ओवरलोडिंग की जाती है, जो कि सबसे बड़ी वजह बनती है इस हादसे की। जब लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बोट्स भी मौजूद हैं वो इतनी मयारी नहीं है, उनकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, वो इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके बाद वहां पर कोई हिफाजती इंतजामात भी नहीं होते, कोई रेस्क्यू टीम भी उस तरह से मौजूद नहीं होती, जो कि अगर ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो फौरन उस पर रिएक्शन सामने आए, फौरन उस पर अमल किया जाए। तो ये जो हादसात हैं हम देख रहे हैं कि फिर रूटीन अब बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ जब हम ट्रेवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी एडवेंचरस प्लेस पे जाते हैं तो गोरा जो माइंड है वो सेफ्टी के बारे में आप देखेंगे, अगर कोई पेट भी आपके साथ ट्रेवल कर रहा है ना, सो दे मेक श्योर कि किसी की भी जिंदगी, किसी भी जान की जिंदगी खतरे में ना पड़े। और जब भी पानी के करीब कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम देखते हैं कि या तो वहां पर रेस्क्यू करने वाले एहलकार बहुत मौजूद होते हैं, जो कि बर वक्त वहां पर एक्टिव होते हैं, कार्रवाई करते हैं, जिंदगी बचाते हैं, और दूसरा लाइफ सेविंग जो जैकेट होती है उसका इस्तेमाल वाटर एक्टिविटी है, जब भी आपने ट्रेवल करना हो तो वो जरूर होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना तो कोई लाइफ सेविंग गार्ड मौजूद होता है, ना ही जो है लाइफ सेविंग जैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और ना जाने कितने डूबने के, कश्तियां डूबने के जो हादसात हैं उस वजह से बिल्कुल पेश आते हैं। और जिस तरह से आपने पॉइंट आउट किया है कि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, वो लिए जाते हैं। मेरे खुद के साथ एक वाकया पेश आया हुआ है, दुबई में मेरी जेट स्की उलट गई थी, तो मुझे फौरन विद इन सेकंड्स उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था, क्योंकि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती प्रॉपर, तो लाइफ जैकेट थी, बट लाइफ जैकेट के बावजूद मैं पैनिक कर गया था। तो लाइफ जैकेट भी आपको उस तरह से नहीं बचा सकती, तो वहां पर फौरन से रेस्क्यू उन्होंने मुझे किया, और मुझे फिर उन्होंने उस ममजर बीच दुबई में है, वहां से उन्होंने मुझे निकाला। एक और जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया बहावल नगर में, वहां कार दरख्त से टकरा गई, जिसके बायस शादी में शिरकत के लिए जाने वाले ये 6 अफराद जाँ बहक हुए। तो कल का जो दिन था ये 57 अफराद नहीं, जिस तरह से आपने भी कहा कि ये 57 खानदान थे, और जो ये कल वाकया पेश आया जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए, उसमें 4 खवातीन थी और 2 बच्चे भी इसमें जाँ बहक बिल्कुल। और सड़कों पर हादसात में पाकिस्तान दुनिया में अनवार सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। ट्रैफिक कवानीन और लापरवाही और जो हुकूमती सुस्ती भी कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है, कीमती जानों का इसमें नुकसान होता है। अच्छा, खासतौर पर हम अक्सर देखते हैं कि इन हादसात में जो लापरवाही और जो हिफाजती इंतजाम हैं वो ना होना जानों के जाने की सबसे बड़ी वजह बनता है। कुछ फुटेज भी हमने देखी है, जिस तरह से इस गाड़ी के नबिया 2 टुकड़े हुए हैं, तो कितनी ज्यादा ओवर स्पीडिंग होगी, या ब्रेक फेल हुआ है, ओवर स्पीडिंग हुई है, तो वो सड़कों का भी कुछ निजाम हम देखते नहीं ठीक होता। सड़कों पर खड्डे बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, सड़कों पर जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उन पर प्रॉपर। साथ लाहौर में मैंने देखा है जो वन व्हीलिंग की जाती है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में खासकर सबसे ज्यादा, काफी देर पहले मैंने एक जो रिपोर्ट रिसर्च सामने आई थी कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स में मरने वाले अफराद वो हैं जो बाइक चलाते हैं, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग, या हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक का निजाम है, बाइकर हजरात की कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से निकल जाएं, डिफरेंट स्टंट्स किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं तो उनकी तरबियत भी उस तरीके से करें। छोटे बच्चों को जो टीन एज है, उनको बाइक मत दें। छोटे बच्चे बाइक के आजकल तो गाड़ी भी जिनका पैर भी नहीं पहुंच पा रहा होता, इस तरह की बहुत सी फुटेजेस गाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं।
तो पेरेंट्स लाजमी नजर भी रखें अपने बच्चों को, कोई भी गाड़ी घर की या बाइक देते हुए, ताकि इस तरह के हादसात से बचा जाया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से हम ये डिस्कस करें कि अगर महकमे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करें, इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी नहीं करी, तो अगर हम किसी टूरिस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं या हम सड़क पर मौजूद हैं तो हमें अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखना है। अगर किसी डैम के पास हम देख रहे हैं कोई वाकया हो रहा है, किसी झील के पास कोई वाकया हो रहा है, तो मेक श्योर कि वहां पर पूरा अमला मौजूद है, सेफ्टी मेजरमेंट्स वहां पर पूरे तरीके से लिए गए। बिल्कुल, इसके साथ ही वक्त हुआ है प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। अनवार, कभी ऐसा होता है कि आप बैठे हों और मज़े की तस्वीर खाने की या वीडियोस नज़र से गुजर रही हों और फिर दिल करता है कि बस अब मुझे भी यही खाना है। आजकल ऐसा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम कुछ व्लॉग्स ऐसे देख रहे हैं आदिल चौधरी के, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी खानों को एक बड़ी अच्छी रैंकिंग भी अब दिला दी है। जिस तरह से वो खानों की एक मंजरकशी करते हैं, खानों के बनाने की डिटेल बताते हैं और फिर वो अपने हाथ से भी उस नरम गोश्त को हमें चख कर बताते हैं या उसको मेल्ट कर बताते हैं। तो बहुत आला आदिल चौधरी के साथ बिल्कुल फलक चौहान पहुंची है जनाब आदिल चौधरी के पास, तो ये एक स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने आई हूँ, उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी देसी खानों का नाम बहुत ज्यादा रोशन किया और उनकी वजह से पाकिस्तानी खानों को बैरून मुल्क बहुत ज्यादा पहचान मिली है। तो जनाब, उनसे जानेंगे कि फोर्ब्स मैगजीन में पहले पाकिस्तानी होने के एजाज मिलने के बाद उनकी क्या खुशी है, क्या फीडबैक उनको लोगों की तरफ से मिल रहा है। इसके अलावा देसी खानों को और वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं और पाकिस्तानी खानों का नाम किस तरह से अपने रेस्टोरेंट में भी मशहूर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं और उनसे आपके लिए एक और डिश भी बनवाएंगे जो सिर्फ उनके रेस्टोरेंट में ही मिलती है। तो आइए चलते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो फीलिंग क्या थी उस टाइम? फीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त होती है जब भी पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल मीडिया में आता है या स्पेशली पाकिस्तानी खाने का नाम आता है या कोई चीज़ पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट की जाती है, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ऑब्वियसली। तो क्या इसका बैकग्राउंड क्या था वैसे? अगर हम बैक टू द स्टोरी जाएं, बैक टू द बैकग्राउंड जाएं, आपके माइंड में क्या था? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर या इंजीनियर ही कामयाब हैं जी। ये कॉनोसोर क्या है, सबसे पहले ये बताएं, और बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं आई वाज अ रियल्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, एंड आई वाज लिविंग इन दुबई। तो फूड का मुझे शौक था, पैशन था मेरा फूड का, और पाकिस्तानी खाने के ऊपर और डिफरेंट खानों के ऊपर हम जो उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी वर्किंग, उसकी रेसिपी, उसके आइडियाज़ पे काम करना, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी पे काम करना, ये पैशन था मेरा। तो इस पे हम लोग शुरू से एज अ हॉबी वहाँ दुबई में कुछ ना कुछ शेफ्स के साथ, दोस्तों के साथ, रेस्टोरेंट ओनर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे फूड के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि यही मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। फूड कॉनोसोर में और शेफ़ में फ़र्क ये है कि शेफ़ जो है वो कुकिंग करता है, जो कॉनोसोर है वो फूड का स्पेशलिस्ट होता है। वो बेशक कुकिंग ना भी करता हो, लेकिन वो रेसिपीज़ पे काम करता है, आइडियाज़ पे काम करता है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करता है। अच्छा, आपको कभी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर नहीं आया कि आप डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हैं? आप फूड कॉनोसोर क्यों बनना चाह रहे हैं, इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? अच्छा, फूड कॉनोसोर का वर्ड तो पहले यहाँ पे किसी को मालूम था ही नहीं। सारे शेफ बोलते थे या कोई इस टाइप की चीज़ें बोलते थे। इंट्रोड्यूस यहाँ पे कॉनोसोर का वर्ड मैंने किया, वो इस तरह से हुआ था कि BBC के अंदर फीचर हुआ था इन दुबई, और उसमें टॉप 5 मुस्लिम फूड कॉनोसोर्स का एक सर्वे हुआ था, एक वोटिंग हुई थी, तो उसमें आई वाज इन टॉप 5 इन द वर्ल्ड। तो वहाँ से फिर सोशल मीडिया पे यहाँ पे न्यूज़ हाईलाइट हुई, वायरल हुई, तो वहाँ से लोगों को पता लगा कॉनोसोर कोई चीज़ है, अभी भी लोगों को नहीं पता। और सोसाइटी का प्रेशर जो है वो होता होगा, मेरे ऊपर तो नहीं था, मेरी तो फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, दोस्त बड़े सपोर्टिव थे, और ये मेरा पैशन था। और मैं इसमें बड़ा
डीपली इन्वॉल्व भी था और शौक से मैं कर रहा। अच्छा, आपने भी यही कहा कि आप दुबई से आए हैं, तो जब कोई बैरून मुल्क से आता है पाकिस्तान, उसकी कोशिश होती है कि वो वहाँ के खाने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए। जी। आपका पाकिस्तानी कुजीन की तरफ की वजह से नाम है, तो पाकिस्तानी खाने ही क्यों? अच्छा, पाकिस्तानी खाने इसलिए, पहली बात तो ये कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था ग्रो करने का एज ए इंडिविजुअल फॉर मी, लेकिन मैं पाकिस्तान इसलिए आ गया, पाकिस्तान में गैप बहुत ज़्यादा, ये अनएक्सप्लोर्ड मार्केट थी, इस पर कोई वर्क ही नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट के साथ मिलके भी मैंने थोड़ा काम करने की कोशिश की। आई वाज पार्ट ऑफ दुबई टूरिज्म एज वेल, जहाँ पे हम लोग दुबई टूरिज्म को प्रमोट करते थे और वहाँ पे एज अ गवर्नमेंट वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं और रिजल्ट आप लोगों के सामने पूरी दुनिया भागती है। तो यहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट के साथ भी मैं इन टच हुआ कि हम लोग फूड के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं ताकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ खाने के लिए आएँ। यहाँ खाना बहुत अच्छा और हर टाइप का खाना है, मतलब टर्किश, लेबनीज, इरानियन, अरबिक कुजीन से सिमिलर खाने हैं हमारे, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। चूज़ किया और वहाँ से छोड़ के इसलिए आया कि यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड और कोई ठीक तरह से उसको प्रेजेंट ही नहीं कर रहा था। दुनिया में लोगों को पता ही नहीं था पाकिस्तानी खाना क्या है, तो वो फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। दैट्स व्हाई आई चोज पाकिस्तानी खाना, क्योंकि पाकिस्तानी खाने के साथ हमारी एसोसिएशन भी है, हम खुद पाकिस्तानी भी हैं। अभी आपने फूड थेरेपी का जिक्र किया, अक्सर लोगों को डिप्रेशन भी होता है और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हम खाना खा के, अच्छा खाना खा के, जिसकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो, उससे आप खुश होते हैं। आपकी फूड थेरेपी कौन सी है? कौन सी डिश आपको अपनी पसंद है जो आप खुद अपने लिए बनाते हैं? अच्छा, मेरी फनी इनफ लोग मेरे से ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं डेली बेसिस पे मेरे सोशल मीडिया पे भी कि आप इतना मीठा खाते हैं और ये ऐसा खाते हैं, आप मोटे क्यों नहीं होते? तो मेरे लिए एक तो जो टेंडर मीट होता है, जो बोन से वो गिर रहा होता है, रेशेदार होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, वो देख के और खा के मुझे बड़ा थेरेप्यूटिक फील होता है। उसके बाद वो गुलाब जामुन है, डोनट्स हैं, इसको खा के, इसको देख के, फालूदा, इसको देख के और मतलब इसको इमेजिन करके मुझे अच्छा फील होता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ से जब आ रही थी, एंटर हो रही थी, मैंने यहाँ पे एक कैबिन देखा था, वो क्या मामला है, क्या स्टोरी है, जरा ये भी शेयर करें। अच्छा, वो हम लोगों ने एक चैरिटी का एक आइडिया था, वो हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। हम लोगों ने बाहर एक कैबिन क्रिएट किया। वो कैबिन के अंदर हम लोगों का जो प्लान था वो ये था कि थोड़ा सा एजुकेशन को, थोड़ा सा भूख को ख़त्म करें, एजुकेशन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, खाना शाना वो जिसको चाहिए, कपड़े किसी को चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि बाहर एक कैबिन बनाएं, उसमें बुक्स हों, उसमें कपड़े हों, उसमें खाना हो, और उसको विदाउट एनी रेस या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अमीर गरीब का फ़र्क किए बगैर कोई भी बंदा वहाँ से आके बुक्स छोड़ जाए, कोई भी आके वहाँ से पिक कर ले, उसमें कोई पूछ गछ नहीं होगी। वो हमने कैबिन बनाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है, बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक और इसका कॉन्सेप्ट था ये कि एक तो यहाँ पे कैबिन है ना, ये तो हम लोगों ने सिर्फ मॉडल क्रिएट किया था। आइडिया ये था कि सब अपने अपने रेस्टोरेंट्स के बाहर, बिजनेस के बाहर इस तरह के कैबिन लगा दें। आप हमारे लिए वैसे क्या वो रेसिपी बनाएंगे? अच्छा, आपके लिए तो मैं बहुत सारी रेसिपीज बना सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग एक बड़ी डिफरेंट सी एक ड्रिंक क्रिएट करेंगे जिसमें ड्रामा होता है, उसमें धुआं शुआं बाहर आता है, तो वो मैं आपको बना के दिखाऊँ। बहुत आला की मौजें वही जनाब, वो जाती हैं जगह जगह और जो है मजे के खाने खाती हैं, मजे के एंजॉय करती हैं। बहरहाल आई थिंक कि अदील को ये बड़ा ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है कि फोर्ब्स में उनका नाम आना, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। पाकिस्तानी खानों का रिप्रेजेंट जिस तरह से किया गया, आज से पहले पाकिस्तानी खाने इतने मकबूल नहीं हुए थे। हम हमेशा से इंडियंस खानों की ऑब्वियसली हम सुनते थे कि वो बड़े जबरदस्त होते हैं, पाकिस्तान इंडिया ऑब्वियसली के साथ रहे, लेकिन अदील के वीलॉग ने पाकिस्तानी खानों को वो पहचान दी है और हमारे जो देसी खाने हैं वो अब जनाब दुनिया भर में जाने और अदील के जो व्लॉग्स हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। अगर हम टिकटॉक पे भी देखें तो मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, मिलियंस ऑफ लाइक्स हैं। जिस तरह से वो खानों की प्रेजेंटेशन करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान के जो खानों को अहमियत उन्होंने दिलाई है, और स्पेशली जैसे वो गुलाब जामुन, जब घर में आप बैठे हो ना और घर में कोई भाई शौहर अब्बू ना हो ला के देने वाले, और वो काले गुलाब जामुन को जिस तरह से वो तोड़ के दिखाते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी माउथ वाटरिंग।
और जो अभी जो इंडियन सेलिब्रिटीज भी हैं उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है अदील के व्लॉग्स देखने के बाद कि हम पाकिस्तानी खाने टेस्ट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से अदील पाकिस्तानी खानों को बाहर पेश कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसको बहुत ज्यादा पसीराई मिल रही है। से भाई फिटनेस का जरूर पूछना चाहिए, कितने खाने खाकर फिर भी उसके बावजूद फिट भी रहते हैं, तो फिटनेस की ही हम बात कर लेते हैं। अदील ने भी कहा था फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और फिटनेस वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए सेहतमंद और तवाना जिस्म होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि जो नौजवान हैं उन्हें बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा शौक है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि अब जिम्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। बॉडी बिल्डिंग एक आर्ट है जिसमें जिस्म की खूबसूरती को बहुत ही अहमियत हासिल है। बिल्कुल, और पाकिस्तान के हर शहर में बॉडी बिल्डिंग क्लब मौजूद हैं। कॉलेज की सतह पर भी मुकाबलों का इनेकाद होता है। और अभी हाल ही में लाहौर बोर्ड के जो 7 बट हैं उन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया है और ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप लाहौर में मुनक्किद हुई है। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 40 खिलाड़ियों ने अनवार शिरकत की और 7 ने ये टाइटल अपने नाम किया है। बिल्कुल, और 7 बट मिस्टर पाकिस्तान और जो ट्रेनर हैं आमिर गुज्जर वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। साथ पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, इतनी यंग एज में मिस्टर पाकिस्तान बनना ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। जी, शुरुआत जो है मेरे आई थिंक सो मुझे 5-6 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते हुए और कम्पीट फील्ड में मुझे 2 साल हुए हैं अभी। और माशाल्लाह से उस्ताद मोहतरम ने और फैमिली ने अनलिमिटेड सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। डाइट में उस्ताद जी ने डाइट वगैरह जितना भी मेरे से नहीं मैनेज होता था उस्ताद ही सारा करते थे, फैमिली करते थे, फादर करते थे सारा कुछ। तो बस ये सारी शुरुआत थी। सबसे पहले हमें ये भी बताएं कि जो ये मिस्टर पाकिस्तान जो टाइटल है, ये ज़रा टाइटल के बारे में मैं आपसे भी बल्कि जानूंगी कि बताएं कि ये टाइटल के बाद इन्होंने तो विन किया, इसके बाद की भी कोई जर्नी होती है आगे या होगी? जी बिल्कुल, इसके बाद होती है। इसके बाद हमारा ये प्लान है कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है। पहले हम पाकिस्तान में खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, अब हमने बाहर खेलना है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हमारे मुल्क का नाम बाहर वाले स्टेज पे, जिस तरह हमारे काफ़ी लड़के माशाल्लाह जा रहे हैं और बाहर से भी जो है ना गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, इस तरह हमारा नेक्स्ट प्लान जो है ना नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला 7 बट को पाकिस्तान खिलाने का, पाकिस्तान से बाहर खिलाने का। ठीक है, लेकिन आमिर आप किस तरह से देख रहे हैं? टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, सपोर्ट उस तरह से नहीं है। अगर आपने बाहर भी जाना है, आपने मुकाबले वहाँ पर खेलने हैं, कम्पीट करना है, तो बाहर आपको पता है कि जो लोग आए होते हैं, यूरोप से अगर आए होते हैं, अमेरिका से आए होते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके पीछे फेडरेशंस हैं, उनके पीछे एक पूरा सिस्टम मौजूद है जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे लोग जा रहे हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खुद से पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा स्पोर्ट का मामला है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहाँ पे हमसे ज्यादा कोई एथलीट जो स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में जो है ना उनसे ज्यादा टैलेंट है। लेकिन हम लोग सिर्फ जो अगर हम कहीं पे रह जाते हैं ना तो वो अपनी गवर्नमेंट की वजह से रह जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें सपोर्ट की जाए और हम नेक्स्ट पाकिस्तान का नाम जो है ना अमेरिका में काफी कंपटीशन होते हैं, उसके बाद थाईलैंड में हो रहे हैं, उसके अलावा कि WNBF नई फेडरेशन आई है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम से, वो भी लड़के बाहर लेके जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स की कमी है। बाकी अगर आप कहें ना कि वहाँ पे लड़के हमसे ज्यादा टैलेंटेड है तो झूठ है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो इस वक्त नौजवान देख रहे होंगे साथ, वो इंस्पायर भी हो रहे होंगे, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल वो भी हासिल करना चाहते होंगे। तो मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है? इसकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। इसके अंदर मैंने ज़्यादातर जो है वो सुबह ट्रेनिंग में अपना अकेलापन देखा है, बड़ा मुश्किल जो मैंने देखा है। डाइट वगैरह, डाइट करना बहुत सारे पसंद के खाने छोड़ने पड़ते हैं क्या? सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो रूटीन आप हमें बता देना कि डेली जब आप उठते हैं आपकी सुबह से लेकर रात तक क्या रूटीन है, क्या खाते हैं, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल काम है। डेली उठ के जो है सुबह मेरा नाश्ता होता था, सिर्फ बॉइल्ड एग होते थे और साथ में कॉफी का कप होता था। बॉइल्ड एग हमने आपका खर्चा भी जानते हैं। 10-12 खर्चा जो था वो मेरे ख्याल से डेली के मेरे 30 से 35 अंडे लग जाते थे। देख लें जी, ये आसान नहीं है बिल्कुल। उसके बाद बॉइल्ड फिश खानी होती है बिना किसी सॉल्ट के, सिर्फ बॉइल करके उसको वो खाना होता है, साथ में कॉफी का कप पी लेते हैं। उसके बाद बॉइल्ड चिकन खाना होता है। बाकी जो है बस ये रूटीन चलती है। सिर्फ 4 चीज़ें लास्ट डेज में चलती हैं। लास्ट 15 डेज जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, कार्ब वगैरह लो हुए होते हैं इसमें।
उसके अंदर जो है जरा गुस्सा भी आता है। मतलब 10 को 1000 का तो आप डेली खाना खा जाते हैं, तो इतने इतने पैसे कहाँ से आते हैं? इतने पैसे बस कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से बना ही देते हैं। जब शौक हो। ठीक है आमिर, आप डाइट की तो हम बात कर रहे हैं, साथ साथ हमारे यहाँ एक बड़ा वो मिथ है कि जो सप्लीमेंट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? जो लोग सप्लीमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, अब जितनी महंगाई हो गई है, डॉलर का जो रेट हो गया है, वो क्या करें? बेसिक सप्लीमेंट जरूरी हैं, तो ये तो झूठ है कि कोई कहेगा कि सप्लीमेंट नहीं यूज होते, वो करने पड़ते हैं। उसके साथ डाइट को जो है ना कॉम्बिनेशन बना के चलाना पड़ता है। अगर कोच को पता हो कि मेरा स्टूडेंट जो है नहीं मैनेज कर सकता, तो वो इन चीजों को बेहतर तरीके से लेके, अगर अच्छा कोच होगा वो लेके जाना जानता है कि मैंने किस तरह लेके जाना है। ठीक है। तो बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है, 4 साल 5 साल से हमारे लड़के जीत रहे हैं। मैं खुद भी चैंपियन हूँ, मिस्टर लाहौर डिवीजन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वाहद मेरा स्टूडेंट ये हुआ जो पाकिस्तान लेवल तक गया है। चलें ठीक है आमिर, आपसे मजीद भी कंटिन्यू करेंगे। बरह रास्त अभी आपको लिए चलते हैं, असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तो कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे, चाहे ये इंपोर्टेड जितना भी भागने की कोशिश करें, और वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी इस वक्त तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि लोग जिनकी ख्वाहिशात, जिनकी इस वक्त तमाम मंसूबे इस बुनियाद के ऊपर बन रहे हैं कि किस तरीके से आइन को मजरू किया जाए, और आइन के अंदर वाजे जो दिया हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं, उनको किस तरीके से रोका जाए, वो आइन को मजरू करने की साजिश इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतें कामयाब नहीं होने देंगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन तो होने ही जा रहे हैं 90 दिन के अंदर, लेकिन मैं थोड़ी सी आज अभी जरूर बात करना चाहूंगा कि हम जहां पर आज खड़े हुए हैं, और हम जब पाकिस्तान का माजी देखते हैं, तो उस तनाजुर में, उस पाकिस्तान की तारीख को सामने रखते हुए हम खड़े हुए किधर हैं? हम इस मरहले से पाकिस्तान में पहले भी गुजर चुके हैं। हमने पहले बदकिस्मती से जब मुल्क बना तो पहले 24 साल हमने आइन नहीं बनने दिया। जितनी भी कोशिशें की गई आइन बनाने की, उनको सबवर्ट किया गया, उनके खिलाफ साजिश की गई, और आखिरकार मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया गया, और 13 साल तक मार्शल लॉ चलता रहा। इलेक्शन हुए, अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपनी राय दी, अपने हक का इस्तेमाल किया, लेकिन अवाम के फैसले को कबूल नहीं किया गया, और ताकत की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद के ऊपर अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन लम्हा कि हमने मुल्क को 2 लख्त होते हुए देखा। लेकिन बदकिस्मती से लगता यह है कि कम से कम कुछ अनासिर ऐसे हैं जिन्होंने फिर भी उससे नहीं सीखा। हालांकि उस वक्त जो हमारी अकाबरीन थे, जो हमारी सियासी लीडरशिप थी, तहरीक इंसाफ तो उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद साहब, उस वक्त तो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे असफंदियार के वालिद वली खान साहब, उस वक्त तो असेंबलियों के अंदर बलोच हमारे लीडर बैठे हुए थे, उस वक्त तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे थे। इन सब लोगों ने भी कहा कि जब तक मुल्क के अंदर एक आइन नहीं होगा और उस आइन पर अमल दरामद नहीं होगा, तो ये जो आधा पाकिस्तान बचा है ये भी नहीं बच सकेगा। और उसके बाद हमने देखा कि जब मुल्क के अंदर डिक्टेटरशिप भी आई, उन्हें भी इस बात का इदराक था कि अगर कोई चीज इसको जोड़े हुए इस मुल्क को, तो वो 1973 का आइन है, और उन्होंने भी आइन खत्म करके कोई नया आइन बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस वक्त जो आवाजें उठ रही हैं, जहां इस किस्म की खतरनाक तरीन मैं कहूंगा स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीडीएम की लीडरशिप से कि हाँ जी आइन के अंदर ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन जी आइन में ये तो नहीं लिखा कि अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से 2 टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की। हम आमतौर पर जब आइन की बात करते हैं
तो हम माशी इंसाफ और समाजी इंसाफ की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ के और मुझसे पढ़वाया वो कि सियासी इंसाफ भी हमारे आइन का हिस्सा है, और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। तो इस वक्त बिल्कुल वाजे मुल्क जो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ है। एक मुल्क की भारी अक्सरियत कौम अवाम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ी हुई है। और चंद अनासिर ऐसे हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इमरान खान के सियासी खौफ के अंदर मुल्क की जमहूरियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, आइन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतेह पाकिस्तान के अवाम की होगी, पाकिस्तान की आइन की होगी, जमहूरियत की होगी, यानी पाकिस्तान की फतेह होगी। अब मैं अली जफर साहब से कहूंगा कि हमारे जो बुनियादी कानूनी नुकात थे जिसकी बुनियाद पर पिटीशन फाइल की गई और जज साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया है उसके बारे में आपको बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में आज जो केस की समाअत हो रही थी, ये हमारी आईनी तारीख का, पाकिस्तान की आईनी तारीख का एक सबसे अहम केस है, क्योंकि इसमें फैसला करने जा रही है अदालत कि क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर है, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, सब के सब क्या आइन के पाबंद हैं कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं या नहीं। हुआ ये था कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो आर्टिकल 105 हमारा जो है आइन का, वो बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो गवर्नर को एक डेट अनाउंस करनी है और उस तारीख में उन्होंने लिखना है कि किस दिन इलेक्शन होना है। और आइन आर्टिकल 224 में भी और 105 में भी बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि ये इलेक्शन जो है उसकी तारीख 90 दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। असद उमर का ये कहना था कि मौजूदा हुकूमत को 90 दिन में इंतखाबात कराने ही होंगे, और जो इस वक्त बदतरीन सिलसिला शुरू किया गया है इंतकामी कार्रवाइयों का, वो भी इस वक्त इस हुकूमत को रोकना होगा। इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ साद भट्ट मौजूद हैं और आमिर गुजर इन स्टूडियोज मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। आमिर, आपसे जानना चाहूँगा, आपने देखा है कि जो ट्रेनर्स होते हैं बड़े सख्त मिजाज होते हैं और अपने स्टूडेंट्स पर बड़ी सख्ती करते हैं। इन शॉर्ट मैं तो ये कहूँगा कभी कभी जुल्म भी करते हैं कि आपने अपनी रेपुटेशन कंप्लीट करनी है, अपनी डाइट बड़ी स्ट्रिक्ट रखनी है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, इसको गुस्सा आ गया, तो बहरहाल कभी इसने मेरे आगे बोला नहीं है। मुझे फील हो जाता है कि ये जो है ना, मैं अब इतनी मेरी रेपुटेशन हो रही है, अब इसके बाद 10 रह गए हैं, फिर 5 रह गए हैं, फिर गुस्सा आ जाना है इसको। फिर मैंने से कहना यार ये जब मैंने से मोटिवेट करना, तो ये क्या करना है यार, स्टेज को जेन में लेकर आओ। जब आप स्टेज को जेन में लेके आते हैं ना, फिर सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। तो साथ अब आगे के क्या प्लान्स हैं? जो आगे का सफर है वो थोड़ा सा आसान है या मज़ीद डिफिकल्ट है? आगे इंशाल्लाह अभी तो ऑफ सीजन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा पूरा प्लान है कि मैं बाहर जाऊँ, कहीं थाईलैंड वगैरह या अमेरिका, मसलमीनिया कंपटीशन होता है, वो खेलूँ, अपने पाकिस्तान का नाम आगे लेके आऊँ इंशाल्लाह। अगर पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट हुई, क्योंकि हमने तो पैसे लगाने ही लगाने, हमें थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट की भी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में अपनी तरफ से हम पैसे लगाते हैं और अपनी तरफ से ही खेलते हैं, आगे से कोई हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, तो साथ अभी बड़ी टफ रूटीन है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर लेनी है, टाइम पर लेनी है, ट्रेनिंग टाइम पर करनी है, 2 टाइम आपने ट्रेनिंग करनी है, साथ फिर एजुकेशन भी है, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? फिर कॉलेज जाता हूँ मैं, पंजाब कॉलेज में, और सेकेंड ईयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सुबह 7 बजे मैंने कॉलेज जाना होता है, वहाँ से साथ ही अपनी डाइट ले जाता हूँ। ठीक है। वहाँ पे डाइटिंग थोड़ी बहुत चलती रहती है, फिर 11 बजे वहाँ से घर आता हूँ, फिर दोबारा डाइट करनी होती है। 12 बजे सुबह मैंने जिम जाना है, वहाँ से जितना सोऊं टाइम लग जाता है। मतलब बहुत हेक्टिक रूटीन है, लेकिन आप स्टडीज भी साथ साथ मैनेज कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी स्टडीज को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं अपने शौक के लिए। आमिर, जिस तरह से आपने बताया कि अभी पिछले कुछ सालों से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन ऊपर नीचे जीत रहे हैं, तो अभी कितनी बड़ी एक टीम आपने रेडी कर ली है? बीइंग अ टीम, अगर आप बाहर जाते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है वहाँ पर क्या होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अगर हम लोग यहाँ पे जीत रहे हैं
तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह से उम्मीद करूंगा कि वहां पे भी हम जीतेंगे और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। लड़के जो होते हैं वो हमारे पास इसमें कैटेगरीज हैं, इसमें एक 50 साल से ऊपर कैटेगरीज है, उसमें भी मेरा स्टूडेंट विनर हुआ है। 50 साल से ऊपर जो होता है उसको मास्टर क्लास बनती है। ठीक है। जैसा कि आपने पीछे सुना होगा, एक पीछे वार्डन वाला भी मास्टर लाहौर हुआ है, वो मास्टर में एक लड़का मेरा विन हुआ। टीम हम लोगों ने इस तरह बनानी होती है। हमने अपने शो में बुलाया था, हमने अपने शो में बुलाया था, माशाल्लाह इधर आए हैं वो। साथ चूंकि ब्रेक के जाने बढ़ना है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आमिर, आप भी और सादा भी, जो देखने वाले लोग हैं, जो इंस्पिरेशन आई एम श्योर हासिल कर रहे होंगे बहुत ज्यादा? तमाम जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि यार जो यंगस्टर्स आजकल गलत कामों में पड़े हैं, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, जो यंगस्टर हैं वो इस फील्ड में आए, क्योंकि ज़्यादातर वालिदैन जो हैं वो कहते हैं कि आपकी भी एज नहीं है, आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, आप मैट्रिक पास कर लो। तो मेरे ख्याल से उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। अगर वो एक अच्छी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने देना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी 14 इयर्स की एज में शुरू की थी ट्रेनिंग, और मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। ये नहीं कहा कि बेटा तेरी हाइट छोटी रह जाएगी तो भी मैट्रिक पास कर ले, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अगर अच्छी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उनको भेजें, इससे आपका अच्छा नाम भी होगा। आमिर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जिस जिम में भी हैं, जहाँ भी हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग कुछ भी बनना चाहते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोग जिम आए, ट्रेनिंग करें। जब आप जिम में रूटीन में रहते हैं ना तो आप हर गलत काम से बचते हैं, हर एवैल से बचते हैं। अपनी डाइट की केयर करें, अपनी डाइटिंग का आपका टाइमिंग वगैरह सेट हो होती है, आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और एक शेड्यूल में चल रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आमिर एंड साद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और इसके साथ ही बढ़ेंगे प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब। साथ रहिए। वेलकम बैक। और दुनिया में कई गुलकार ऐसे भी हैं जिन्होंने लातादाद फिल्मी गीत, गज़लें और नगमे गाए हैं और अपने मदाहों को खूब महसूस किया है, जबकि कुछ गुलकार ऐसे भी हैं जिन्होंने काम तो कम किया है लेकिन आज भी उनके नाम को याद किया जाता है। और आज मुलाकात भी हम आपकी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने वाले हैं। हमारे साथ जनाब इन स्टूडियोज मौजूद हैं हुमा ख्वाजा साहिबा, जिनसे आज हम फरमाइश भी करने वाले हैं, सुनने भी वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हुमा साहिबा, क्यों गुलकारी आपने छोड़ी? मैंने गुलकारी इसलिए छोड़ी, सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड टू सी यू गाइस हियर। गुलकारी मैंने इसलिए छोड़ी थी, वो 5-6 इयर्स का एक गैप आया था, बिकॉज I was working for Emirates Airlines as a cabin crew. Nice. So I was based in Dubai for past 27 years. So वो 27 years का tenure मैंने पूरा किया, and then I just thought कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने 1 साल पहले की बात है, मैं वापस आई पाकिस्तान। यहाँ तो ये आपने मतलब गुलकारी भी पाकिस्तान में, या बीइंग फेमस, या लोग चाहते हैं कि लोग उनको जाने, उनकी आवाज़ को पहुंचाने, और जो कैबिन क्रू की जॉब है ये भी बहुत सारी खवातीन की लड़कियों का समटाइम ड्रीम जॉब होती है, पैशन होता है कि आसमान की बुलंदियों को छुए। तो क्या ये आपकी ड्रीम जॉब थी, या बस आपने ब्रेक लेनी थी, चेंज करना था सब कुछ, तो आपने ये यू मीन एयरलाइन? नो, एयरलाइन देखिए अगर ड्रीम जॉब तो थी मेरी, दैट इज द रीजन आई काइंड ऑफ स्टेड देयर फॉर 27 years. It's a long span of time. So I always wanted to be a cabin crew, and by the grace of God Almighty मेरा ड्रीम कम ट्रू हुआ। और मैं दोनों में से मैं पूछूंगी, गुलकारी या फिर ये जॉब? देखिए दोनों जो है ना, जस्ट लाइक you have 2 children and you cannot just compare. तो मेरा गुलकारी is my passion and then the airline was my profession. लेकिन अभी क्या फिर कोई प्लान है, कुछ मजीद करने का भी कुछ प्लान है? बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी मैं वापस आई हूँ, आने के बाद से इस 1 साल के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा लिटरली रोलर ब्लेड्स पे जाके मैंने स्पीड के साथ विद फुल थ्रॉटल आई जस्ट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कंपनी कॉल्ड री आर्ट्स बेस्ड इन एस्टोनिया, इट्स लाइक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में है। उसके साथ मैंने रिकॉर्ड लेबल साइन किया है। ऑल माय म्यूजिक इज अवेलेबल ऑन iTunes, Deezer, Amazon, Apple Music, SoundCloud, एवरीवेयर। उसके अलावा फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना लॉन्च किया, उसमें सारे वीडियोस हैं। नाजिया हसन का एक गाना है सुन मेरे महबूब सुन, मैंने उसकी रेंडिशन की, उसको अली मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किया और उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। फिर अब एक मेरा नया गाना लास्ट वीक रिलीज हुआ है मलंग के नाम से। क्या बात। वो ऑलरेडी उसकी लिरिकल वीडियो जिसको हम विजुअलाइजर कहते हैं ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल। सुबह क्या सुना रही हैं आप हमें, हमारे ऑडियंस को? जी अभी हमने आपको ग्रैब करवाए हैं 2 गाने आपके MCR में, तो वो आपको सुनाएंगे ट्रैक्स पे। एक है दिल की लगी होगा, एक होगा मलंग नया गाना। उसके अलावा अगर हम वैसे छोटा मोटा तो गुनगुना भी सकते हैं, मलंग फिर सुन लेते हैं, वो काफी मशहूर है। मेरा ख्याल है तो उसके लिए हमें शायद माइक की जरूरत पड़ेगी। जी
माइक अरेंज करवाते हैं तो फिर गपशप मार लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खाने में क्या पसंद है और खुद से क्या पका लेती, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है जब आप खाना कैसा था, कैसा होता है। लकीली द एयरलाइन आई वाज वर्किंग फॉर, वो तो इट्स नोन फॉर प्रेजेंटिंग द बेस्ट, और वो वन ऑफ द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड काफी अरसे तक रही है, अभी भी है। तो उस चक्कर में ये होता था कि देखिए खाने का सीन ये होता था कि जब आपके पास बहुत सारे खाने की चीजें होती हैं और ऐसी ऐसी होती हैं, देखिए मैंने आपको ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं खाने की कि जो कि हमने पाकिस्तान में यूजुअली नहीं इजीली अवेलेबल है। गोज़ लिवर पाटे, अब जी बीफ स्ट्रूडल टाइप चीजें जो होती हैं, कैवियार, तो वो जब आप बहुत सारा खाना देखते हैं ना तो आपको घर में आके क्या खाने बहुत का सारा दिल चाहता खाना है। भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत सारी अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी जगह भी आपने एक्सपीरियंस की होंगी। तो सबसे खूबसूरत जगह कौन सी आपके लिए, फेवरेट कौन सी है जो आप देखने वालों को भी बताना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जरूर जाएं, या यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है? देखिए जगहों में मुझे जैसे न्यूजीलैंड, Auckland is a city. I love that place. It's full of nature and it's breathtaking. It's modern as well as Greece also. Athens is very good. उसके अलावा जो मेरी to go टाइप जगह होती थी, जो कि मैं हर महीने करती थी वो फ्लाइट, and I have a lot of friends over living over there too. तो वो होती थी लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया is one of my favorite place on earth so far. Okay, तो अब पाकिस्तान के बाद of course मैं पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान तो है ही। ठीक है लें जी, अभी माइक भी अरेंज हो गया है, तो जो फरमाइश बार बार हमारे पैनल से भी हमें की जा रही है, गाने की फरमाइश मलंग जरूर सुना जाए। जरूर जी, प्लीज। That's amazing. थैंक यू सो मच। आपके हेयर स्टाइल के लोग बहुत ज्यादा फैन हैं, तो काफी सिग्नेचर्ड है। आपका स्टाइलिस्ट कौन है? और इसको मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा, आई एम श्योर। हाँ, people think that it's very to go hair style is not, actually is the other way around. मेरा हेयर स्टाइल जो है काफी सिग्नेचर था। मुझे बहुत सारे सैलून ने अप्रोच किया कि मैं अपने नाम की फ्रेंचाइज, जैसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है हदीका, उसकी फ्रेंचाइजेज हैं, बट मैंने कहा नहीं, अभी मैंने नहीं सोचा इस बारे में, बट थिंक अबाउट इट लेटर। बट ये कि काफी सिग्नेचर हेयर स्टाइल है जो कि पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा किसी और का। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? बस पॉलिटिक्स में इतना ही इंटरेस्ट है जितना, मतलब जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल, अब मैं क्या बोलूं, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए मैं कुछ सोच रही थी। बस इतना इंटरेस्ट है कि बस न्यूज़ पर आ जाता है, मैं देख लेती हूँ। ठीक है। और क्रिकेट के बारे में भी, जैसे पॉलिटिशियन कौन है? पॉलिटिशियन या किस को जानती पाकिस्तान हैं? जी। पाकिस्तान में मैं जानती हूँ ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब को जानती हूँ। फेवरेट है, पसंद करती हैं वैसे किसी को? इमरान खान, या ही इज नाइस, ही इज वेरी गुड लुकिंग, व्हेन ही कम्स एंड। और फेवरेट सिंगर कौन है आपका पाकिस्तान में? हां, मेल फीमेल। बिकॉज़ मेल सिंगर्स में देखिए हमारे बहुत सारे हैं, तो ये बड़ा काफी जरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपने यू पुट मी ऑन द स्पॉट राइट नाउ। लेकिन मेरा टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो मुझे सजाद अली साहब, क्या बात है, सजाद भाई, एंड और उसके अलावा जो उसके बाद का जो है वो आतिफ असलम। हुमा, क्लोजिंग पर तो हमने जाना ही है, लेकिन दिल की लगी अगर आप थोड़ा गुनगुना देंगी हमें लाइव, तो दो बोल उसके बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल सुना देती हूँ जी, कुछ ऐसे करके कि दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच हुमा हमारे साथ। बिल्कुल हुमा, बातें तो हमने आपसे बहुत ज्यादा करनी थी, लेकिन हमें ऑब्वियसली शो भी क्लोज करना है, थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो हुमा, फीमेल सिंगर भी जरा बताएं कौन है? सज्जाद का तो आपने नाम लेके यू नो कि सज्जाद भाई, देखिए सज्जाद भाई इज अ मेंटर फॉर मी, बिकॉज़ सज्जाद भाई, अच्छा उनसे भी यही शिकवा है कि वो भी बहुत कम गा रहे हैं। अब तो खैर माशाल्लाह उन्होंने काफी गाया है, इट डिपेंड्स कि व्हाट आर यू गाइस वाचिंग। अगर आप ऑनलाइन एक्टिव हैं, उनका रावी था वो सबको रुला दिया था उन्होंने, स्पेशली परदेशियों को रुला दिया। सज्जाद भाई और मैं, हम सब जो थे सब दुबई से वापस आए। सज्जाद भाई 14 इयर्स दुबई रहे, मैं 27 इयर्स दुबई रही हूँ। मिशी खान यूज्ड टू बी इन दुबई, तो बहुत सारे लोग थे जो दुबई में रहते थे, वापस आ गए। सज्जाद भाई का अभी आतिश उन्होंने किया एक नया गाना, मेरा मलंग, अभी उसकी मलंग की वीडियो एक्चुअली हम लाहौर में ही कर रहे हैं, तो आई एम स्टेइंग बैक हियर। तो अब इंशाल्लाह देखिए ना, पाकिस्तान की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो बहुत, आई मीन कि वी हैव सम अमेजिंग सिंगर्स, और हमारे जो ड्रामाज ओएसटी हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक बन रहा है, बाहर से बहुत पसंद किया जाता है। सो आई थिंक कि अभी राइट टाइम है हमारी इंडस्ट्री के बूम का, आप समझती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और इंडस्ट्री इज ऑलरेडी स्टार्टेड बूमिंग। अब देखिए कितना सारा नया टैलेंट आया, बहुत सारे नए लोग आए हैं, आयमा बेग हैं जी, आसिम अजहर हैं,
and there are so many other people like young टाइम stars है and जब ठप्पा all. लगवाने की जरूरत नहीं, आई थिंक। बिल्कुल जी, सॉरी, ये फाइनली वो वाला टाइम है कि जब दूसरे मुल्क का हमसायों का ठप्पा लगवाने की नॉट जरूरत नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल नहीं, नॉट एनीमोर। वो रिकॉग्निशन मिल रही है बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। आर्टिस्ट को, बिल्कुल मिल रही है जी, बिल्कुल मिल रही है। बिकॉज द थिंग इज नाउ आइडेंटिटी जो इस वक्त पाकिस्तानी सिंगर्स की है वो इसी वजह से कि वो जो गा रहे हैं वो इतना ऑर्गेनिक, इतना नेचुरल और बगैर चुराया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा ख्वाजा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम के अगले हिस्से और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे जो कि वायरल वीडियो का सेगमेंट है हमारा, वो पहले आपसे शेयर करते हैं। अच्छा तो जी ये क्या हो रहा है जनाब इस वीडियो में, तो रीच डांस कर रहे हैं, उनको खाने की कोई चीज दी जा रही है जिस पर वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और किस तरह से झूम रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये किसी एनिमेटेड मूवी का सीन है, Look and क्योंकि feel इतनी ऐसी ही है खूबसूरती से ये इसको वीडियो को कैप्चर किया गया है। डांसिंग फेंके जा रहे हैं उनकी तरफ, वो खुशी में पीछे खड़ा है वो तालियां बजा रहा है। आई एम श्योर बच्चों को ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। जो बेयर है, इस वीडियो है जनाब, और फेवरेट कार्टून कैरेक्टर भी बच्चों का पू होता है वैसे, तो फल फेंके जा रहे हैं और फल देखकर जो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं जनाब, तालियां बजा रहे हैं, झूम रहे हैं। वैसे ये बड़ी रेयर मिलेगी आपको इस तरह की वीडियो ऑन इंटरनेट, क्योंकि इट्स अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि बेयर जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, और ये खुशी से झूमने की जो वीडियो है वो हमने आपके साथ जनाब शेयर की। और इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।